So this is unit number 5 of RDBMS. The name of unit is database security. So the first topic is introduction to database security. क्या होता है डेटाबेस सिक्योरिटी हम देखेंगे। तो जब मैं डेटाबेस सिक्योरिटी की बात करता हूं तो तीन चीजें आनी चाहिए उसमें। डेटाबेस सिक्योरिटी हैज 3 dimensions. Which are those 3 dimensions? First dimension is confidentiality. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो आपका डेटा है, जो डेटाबेस में स्टोर है, वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, वो किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जब एक आदि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ जब शेयर करते हो तो आप क्या बोलते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आप किसी और को ना बताइए। मतलब वो चीज कैसी है? कॉन्फिडेंशियल है। ओके, सो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि जो ऑथराइज पर्सन है उसी को वो चीज दिखनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं। डू यू गेटिंग? आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, दोनों में से कौन कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए? पासवर्ड। वो आप एज अ ऑथराइज पर्सन आपको पता होना चाहिए, किसी और को नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब समझ में आ गया? कॉन्फिडेंशियल मतलब विच शुड बी नोन टू ऑथराइज पर्सन and it should be unknown to unauthorized person. सेकंड होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डेटाबेस बहुत ह्यूज होता है, डेटाबेस पे आप अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते रहते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डेटाबेस पे आप कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करिए, डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, विदाउट एनी कंफ्यूजन होना चाहिए। ये स्टेट अगर आप मेंटेन करते होंगे तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो इसको इंटीग्रिटी बोला जाता है। सो डेटाबेस इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। करेक्ट होना भी जरूरी है, कंप्लीट होना भी जरूरी है। नेक्स्ट होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो डेटा हमारे पास है वो ऑथराइज यूजर को अवेलेबल होना चाहिए और अनऑथराइज यूजर को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जो यूजर ऑथराइज है टू सी दैट डेटा, उनको वो दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। तो सिक्योरिटी के कितने डायमेंशन है? 3। आप सिक्योरिटी के नाम पे ये नहीं कर सकते कि ऑथराइज यूजर को भी डेटा दिखाई नहीं रहा। नहीं, टू ऑथराइज यूजर डेटा शुड बी अवेलेबल। सो सिक्योरिटी हैज हाउ मेनी डायमेंशन? 3। 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ऑथराइज यूजर को डेटा दिखे, अनऑथराइज यूजर को ना दिखे, कॉन्फिडेंशियल। इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा स्टोर इन डेटाबेस। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है डेटा शुड बी अवेलेबल टू ऑथराइज यूजर्स। एंड दिस 3 टर्म्स कॉमनली नोन एज डेटाबेस सिक्योरिटी। इसको डेटाबेस सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिस्टम मैनेजेस लार्ज इंफॉर्मेशन। आज अगर हम आधार कार्ड का डेटाबेस देखें तो 140 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर है। एम आई राइट? ठीक है, इट इज अ लार्ज इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी नेशन। डेटाबेस में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनी अनऑथराइज एक्सेस और मैनिपुलेशन ऑफ द डेटाबेस कैन बी ट्रबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपके कंपनी का डेटाबेस किसी और के अनऑथराइज पर्सन के हाथ में लग गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लो, मेरे स्कूल के पास इन यवतमाल वी आर हैविंग डेटा ऑफ 2500 स्टूडेंट। वो अगर किसी अपोजिट स्कूल के हाथ में लग गया, मोबाइल नंबर वगैरह उनके पास पहुंच गए, तो उस स्कूल को अपना ब्रांडिंग करना कितना आसान हो जाएगा। उन नंबर पे प्रमोशनल मैसेजेस भेजेंगे, वो 2500 में से 100 तो एडमिशन कन्वर्ट हो ही जाएंगे। डू यू गेटिंग? सो आपके पास का जो डेटा है वो किसी अनऑथराइज यूजर के पास अगर जाता है तो आपके कंपनी के लिए वो ट्रबलसम साबित हो सकता है। दस, डेटाबेस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हु आर नॉट ऑथराइज। मेरे स्कूल का डेटाबेस है तो पोदार अनऑथराइज हो गए, उनको वो डेटा दिखना नहीं चाहिए। ठीक है,
सो ये नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए हम गनमैन खड़े नहीं करेंगे सर्वर के बाजू में। हम कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे, कोई सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, फायरवॉल लगाएंगे और डेटाबेस के एक्सेस को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। सिक्योरिंग द डेटाबेस कहां से सिक्योर करना है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना करे, मैलिशियस कोई बाहर से आपके डेटा को डिलीट ना कर दे, बाहर का कोई पर्सन आपके डेटा को मॉडिफाई ना कर दे, आपके डेटा में कोई इनकंसिस्टेंसी ना पैदा कर दे। इन सब चीजों से हमें क्या करना है, हमारे डेटाबेस को बचा के रखना है, सिक्योर रखना है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस सिक्योरिटी। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज कंप्लीट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिक्योरिटी। शॉर्ट में बताता हूं, डेटाबेस सिस्टम कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, जो कोई भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम चाहते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस उस डेटा का ना हो, हम चाहते हैं कि कोई बाहर का पर्सन उस डेटा के साथ मैनिपुलेट ना करे, करेगा तो हमारी कंपनी ट्रबल में आ जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस प्रोटेक्टेड रहे ऐसे लोगों से जो ऑथराइज नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों से हमें हमारे डेटाबेस को सिक्योर करना है। किन चीजों से सिक्योर करना है, अनऑथराइज एक्सेस हमें रोकना है, कोई बाहर से हमारे डेटा को डिलीट या अल्टर करे ये प्रोबेबिलिटी भी हमें रोकनी है, डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो जाए इसकी भी केयर करनी है, डेटाबेस को कोई थ्रेट या डैमेज ना हो इसकी भी केयर हमें करना है। ये सब केयर करना है, यानी डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी हैज 3 डायमेंशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो ये जो टॉपिक है डेटाबेस सिक्योरिटी, इसमें 3 सब पार्ट है, उसमें से पहला सब पार्ट खत्म हो गया, दैट इज इंट्रोडक्शन। Let's move to the second subpart, that is database security requirements. Database security के लिए क्या क्या requirements होती है वो हम देखेंगे। क्या चीजें अगर रही तो डेटाबेस आपका सिक्योर हो सकता है, दैट वी आर सीइंग रिक्वायरमेंट फॉर द डेटाबेस सिक्योरिटी। सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। अ सिक्योर सिस्टम, मैं अगर बोलूंगा कि मेरे लैपटॉप में जो डेटाबेस है वो सिक्योर है, तो इसका मतलब है वो डेटा कॉन्फिडेंशियल है, इसका मतलब है उस डेटा को बाहर कोई भी देख नहीं सकता। दिस मीन्स यूजर कैन व्यू ओनली दैट डेटा विच इज अलाउड देम टू सी। देखिए ना, एमएसबीटी के सर्वर में बहुत सारा डेटा है, लेकिन आपको वही डेटा दिखता है जो देखने का आपका अधिकार है। आपको आपके मार्क्स दिखेंगे रिजल्ट लगने के बाद, आपको टाइम टेबल दिखेगा, आपको सिलेबस दिखेगा, वही चीजें आपको दिखेंगी जो देखने के लिए आप ऑथोराइज हो। जो चीजें देखने के लिए आप ऑथोराइज नहीं हो वो आपको नहीं दिखे। आपको जो चीजें दिख रही है ना उससे ज्यादा आपके कॉलेज को दिखेगी, एज अ प्रिंसिपल, एज अ क्लर्क। बराबर है, डेटा अपलोड करना, आपका एग्जाम रिलेटेड डाउनलोड करना, वो फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है, वो किसको अवेलेबल है, कॉलेज को। कॉलेज से ज्यादा अथॉरिटी किसके पास है, एमएसबीटी के पास है। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन किसको क्या देखने देना है और क्या देखने नहीं देना है वो किसको कंट्रोल करना है, हमें, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। समझ में आया। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है ये प्री डिसाइड होना चाहिए कि कौन सा डेटा किसको दिखना चाहिए और नहीं दिखना चाहिए स्ट्रिक्टली। प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल होगा, डू यू एग्री, दैट मे बी यूजिंग वायरलेस और वायर्ड मीडियम। एक तो वायरलेस से होगा, नहीं तो वायर्ड मीडियम से होगा, तो वो प्राइवेटली होना चाहिए। द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा शुड बी सिक्योर। अब आप बोलोगे सर डेटा जब बाय एयर जा रहा है, आजकल तो बाय एयर ही जाता है, मोबाइल को वायर थोड़ी अटैच होता है, आप जो बोल रहे हो वो बाय एयर जा रहा है, तो फिर आपके तो सिग्नल ट्रैप किए जा सकते हैं। आप क्या बोल रहे हो उसको कोई सुन सकता है, दैट इज पॉसिबल। तो फिर इसको कैसे रोका जाए कि डेटा ट्रांसमिट होते वक्त कोई उस डेटा को इंटरसेप्ट ना करे, इसके लिए सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ डेटा इंक्रिप्शन। आप जो बोल रहे हो उसको कोडेड फॉर्म में भेजा जाए, मतलब मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, ओके, और मैं फॉर एग्जांपल माई सेल्फ एंड मृणाली हैविंग सम कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन एंड आई वांट कि आपको बात समझ में ना आए, ठीक है, वी आर शेयरिंग पासवर्ड। तो फिर ऐसे केस में
हम कोई तो भी कोड डिसाइड करेंगे कि ए को रिप्लेस किया जाएगा सी से, बी को रिप्लेस किया जाएगा डी से, मतलब 2 लेटर के बाद। मतलब मुझे अतुल बोलना है तो मैं ए की जगह सी यूज करूंगा, टी की जगह उसके 2 कैरेक्टर बाद का यूज। डू यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस कोडेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ इनक्रिप्शन। फिर आप लोगों को सुनाई भी दिया तो आप उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे अनलेस एंड अनटिल आपको कोड पता ना रहे। डू यू गेटिंग? तो प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन अचीव करने का एक तरीका है इंक्रिप्शन। डेटा को प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में ना भेजते हुए कोडेड टेक्स्ट फॉर्म में भेजा जाए। डू यू एग्री? वो कोडेड फॉर्म इतना सिंपल नहीं होता जितना मैं बोल रहा हूँ कि ए रिप्लेस बाय सी, बी रिप्लेस बाय डी। इससे भी डिफिकल्ट होता है ताकि यूजर उसको गेस ना कर पाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी आपके डेटा को गेस नहीं कर पाएगा। डू यू अंडरस्टूड? थर्ड रिक्वायरमेंट होती है सिक्योर स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव डेटा। जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आरबीआई का डेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है, तो वो सर्वर कुछ ऐसे जगह रखा होगा जो नेचुरल कैलामिटीज से सेफ रहे, जो टेररिस्ट अटैक से सेफ रहे, जो फायर वगैरह से सेफ रहे, जो नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू भी सेफ रहे, फायरवॉल वगैरह सब लगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिक्योर स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव डेटा। जैसे आपके घर में बहुत सारा गोल्ड है, तो आप नॉर्मल कपबोर्ड में रखेंगे कि तिजोरी में रखेंगे? ऑफकोर्स। तो उसी तरह सिक्योर स्टोरेज ऑफ द सेंसिटिव डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेटेड यूजर। आप किसी भी स्कूल में या किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में जाते हो तो आपको जाते वक्त पहले आपका आई कार्ड चेक किया जाएगा, आपकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी। हम हमारे स्कूल में भी किसी पेरेंट को भी अंदर आना है तो उनको पेरेंट कार्ड मांगते हैं। हमने 2 टाइप के आई कार्ड दिए हुए हैं, स्टूडेंट आई कार्ड एंड पेरेंट आई कार्ड। पेरेंट अगर स्कूल में आता है तो उसको पेरेंट आई कार्ड लेके आना पड़ेगा, स्टूडेंट अगर आता है तो स्टूडेंट आई कार्ड। किसी भी स्टूडेंट की तबीयत अच्छी नहीं है या बीच में उसको गांव जाना है तो कोई भी पेरेंट आके रैंडमली पिकअप नहीं कर सकता, भले वो उसके रियल पेरेंट्स क्यों ना। आई कार्ड लाइए, फिर ही लेके जाइए। काका मामा किसी और को भेजना है तो भी पेरेंट आई कार्ड भेजिए साथ। अगर मैं किसी और को भेजना चाहता हूँ कि इसको इसको लेके आइए, तो मैं मेरा आई कार्ड पहले उसको हैंड ओवर करूंगा, वो उधर जाएगा फिर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम उन्हीं को एंट्री दे रहे हैं जो लोग ऑथराइज है। बराबर है ना? उसी तरह उन्हीं लोगों को डेटा देखने के अधिकार दीजिए जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ऑथेंटिसिटी कैसे पहचानेंगे? सबसे आसान तरीका है यूजर नेम पासवर्ड। जो सही यूजर नेम पासवर्ड टाइप करे वो पर्सन ऑथेंटिकेट है। बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेरेंट का आई कार्ड किसी टेररिस्ट ने चुरा लिया तो भी वो टेररिस्ट अभी ऑथराइज पर्सन है क्योंकि उसके पास आई कार्ड है। मेरी स्कूल को उनको रोकने का कोई ये सोल्यूशन नहीं। वो आई कार्ड लेके आया, अब वो गलती स्कूल की नहीं है, उस बच्चे को कुछ हो गया तो गलती किसकी है? पेरेंट की, कि उन्होंने उस आई कार्ड की सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी। हम तो यही मान के चलेंगे ना कि पेरेंट ने ही इनको दिया है। गेटिंग? सो हर वो बंदा ऑथराइज है जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड है। ठीक है। ग्रैन्युअल एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश। लास्ट सब लोग स्पेशली गर्ल्स इधर ध्यान देंगे। ग्रैन्युअल एक्सेस कंट्रोल, व्हाट डज ग्रैन्युअल एक्सेस कंट्रोल? ग्रैन्युअल मतलब माइन्यूट डिटेल्स। जैसे एक डेटाबेस में बहुत सारे कॉलम है। एक मान के चलिए क्लर्क है, बैंक में काम करता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, बैंक में काम करता है। बैंक के डेटाबेस में तो सब स्टोर है, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से लेके पिन से लेके सब। लेकिन उस क्लर्क को आपका पिन नंबर दिखता क्या? नहीं। क्रेडिट कार्ड का भी पूरा नंबर नहीं दिखता, आखिरी के 4 डिजिट दिखते से। मतलब हाँ, आपका बैलेंस दिखेगा, आपने पूछा बैलेंस इंक्वायरी तो आपके ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर, उसका सीवीवी, उसका पिन उस क्लर्क को भी नहीं दिखता बैंक। मतलब उस क्लर्क को बैंक के डेटाबेस का फुल एक्सेस है कि लिमिटेड एक्सेस? दैट इज कॉल्ड ग्रैन्युअल। ग्रैन्युअल का मतलब होता है उन्हीं कॉलम का एक्सेस दीजिए जो रिक्वायर्ड है, पूरे टेबल का नहीं। टेबल में के 2 कॉलम देखने देना है तो 2 ही देखने, नॉट 3। ठीक है। इट इज यूज टू कीप कंट्रोल्स ऑन द टेबल रोज और कॉलम। जो हम चाहे वही दिखाएंगे, बाकी नहीं।
इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा करेक्ट रहे, डेटा कंप्लीट रहे, डेटा डिलीट ना हो जाए अननेसेसरी। डेटा डिलीट अगर हो गया अननेसेसरी तो वो इनकम्प्लीट में चला जाएगा, और डेटा करप्ट हो गया तो वो इनकरेक्ट में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिलीशन और करप्शन, डिलीशन किसके तरफ पॉइंट कर रहा है? कंप्लीटनेस। डिलीट हो गया तो कंप्लीटनेस नहीं रहेगा ना फिर। और करप्शन किसके तरफ पॉइंट कर रहा है? करेक्टिव। अगर डेटा करप्ट हो गया तो फिर वो करेक्ट नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि डेटा कंप्लीट और करेक्ट रहे। हम चाहते हैं कि डेटा अननेसेसरी डिलीट और करप्ट ना हो। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। ऑथराइज यूजर के लिए डेटा क्या होना चाहिए? अवेलेबल। अदर भी कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रेजिस्टेंस, मतलब अनऑथराइज पर्सन को हमारे सिस्टम में रजिस्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए। स्केलेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े तो डेटाबेस स्केलेबल होना चाहिए, बराबर है ना। जैसे कि आधार कार्ड का डेटाबेस स्केलेबल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री, 140 मिलियन लोग है, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उस हिसाब से वो डेटाबेस कैसा होना चाहिए? स्केलेबल, फ्लेक्सिबल, इजी टू चेंज। ये सब चीजें अगर रही तो हम क्या मानेंगे डेटाबेस को? सिक्योर। तो टॉपिक नंबर 1 चल रहा हमारा डेटाबेस सिक्योरिटी, उसके अंदर का सब टॉपिक नंबर 2 चल रहा हमारा डेटाबेस सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स। पहली रिक्वायरमेंट ही कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है ये डिसाइड होना चाहिए कि किसको क्या देखने देना है और किसको क्या देखने नहीं देना है। प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, ट्रांसमिट होता है, तो बीच में उस डेटा को कोई भी इंटरसेप्ट या रीड ना कर पाए। इसके लिए हम कोडेड फॉर्म में ट्रांसमिशन करेंगे, जिसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड। मैं जो डेटा भेजूंगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजूंगा। सेंडर इनक्रिप्ट करता है और रिसीवर डिक्रिप्ट करता है। सिक्योर स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव डेटा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। सेंसिटिव डेटा को कैसे स्टोर करना चाहिए? सिक्योर। उन्हीं यूजर्स को परमिशन देनी चाहिए जो ऑथेंटिकेटेड है। ग्रैन्युअल एक्सेस कंट्रोल, जिसको जो कॉलम जो रो देखने का अधिकार होना चाहिए उतना ही दिखाइए, पूरा टेबल दिखाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रिटी, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा। अवेलेबिलिटी, ऑथराइज यूजर को डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अदर्स में आता है रेजिस्टेंस। स्केलेबिलिटी मतलब साइज बढ़ाना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एस ऑफ यूज, डेटाबेस का यूज सिंपल होना चाहिए। ये सब चीजें रहेंगी तो डेटाबेस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, फुलफिल हो रही है ऐसा हम मानेंगे। समझ में आया? तीसरा, ये तो है डेटाबेस सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट। अब डेटाबेस के सिक्योरिटी को खतरा कहां से है, किस टाइप के थ्रेड्स है, किस टाइप के वायोलेशंस या रूल ब्रेक हो सकते हैं, वो टॉपिक। ये पहले कैटेगरी में का लास्ट सब टॉपिक है। 1.1, 1.2, दिस इज 1.3। पहला खतरा, अनऑथराइज रीडिंग ऑफ द डेटा। कोई भी पर्सन आपके डेटा को कैसा रीड कर सकता है? अनऑथराइज। उसको परमिशन थी क्या, फिर भी रीड कर लिया, बराबर है। वो बोलते ना दीवारों के भी कान होते, बस तसं तुमची इन्फॉर्मेशन कोणीतरी अनऑथराइज पर्सननी काय केली? रीड केली। सो ये पहला खतरा। दूसरा खतरा, आपकी इंफॉर्मेशन को किसी ने तो भी बदल दिया, बराबर है। जैसे कि आपने कम्युनिकेशन किया, यस आई एम कमिंग एट 7 PM, बराबर है। आपने ये डेटा भेजा, किसी ने तो भी आपके डेटा को बीच में इंटरसेप्ट किया, नो आई एम नॉट कमिंग एट 7 PM, भेज दिया। अगले वाले को क्या लग रहा है, आपने क्या भेजा? नो आई एम नॉट कमिंग, जबकि आपने भेजा क्या था? यस आई एम कमिंग। तो ये बीच में किसी ने तो भी डेटा को इंटरसेप्ट किया, अल्टर किया और आगे फॉरवर्ड किया। ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। तो दिस इज कॉल्ड एज अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा। ये पॉसिबल ना हो इसके लिए क्या करेंगे? एनकोडेड फॉर्म में भेजेंगे। उसको कोडिंग का मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, यस नो, है ना। तो वो क्या अल्टर करेंगे उसको, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अनऑथराइज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, वो आपके मैसेज को बदल नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे? आपका मैसेज डिलीट ही कर देंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये सब करने के दो ही तरीके हैं। एक तो आपका यूजर नेम पासवर्ड गेस हो जाना चाहिए, या दूसरा आपकी सिस्टम हैक होनी चाहिए।
देयर इज नो एनी थर्ड। उसमें से हैक करना तो इम्पॉसिबल ही काम है, इतना आसान नहीं है हैक करना। टाइट सिक्योरिटी वाले सिस्टम्स रहते हैं, बराबर है। मैक्सिमम चांसेस तो होते हैं गेस करना। अभी अभी एक जामतारा का वर्जन 2 आया है। जामतारा आपको पता होगा, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है। वर्जन 2 रिलीज हुआ। उसमें क्या, देखिए आपको जो ओटीपी आता है वो 4 डिजिट का होता है। ठीक है, आपका कार्ड नंबर तो कहीं से भी पता, कार्ड नंबर पता करना इज नॉट अ बिग डील। अपन तो एटीएम कार्ड का फोटो किसी भी फ्रेंड वेंड को या किसी को भी आराम से भेज देते हैं, बराबर है। ओके, पीछे का भी भेजते, आगे का भी भेजते, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेना, ओटीपी आया तो मैं बता दूंगा, लाइक दैट। तो गेसिंग द कार्ड और गेसिंग द सीवीवी, गेस करना ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से पता चल, कोई भी पता कर सकता है। गेस है जो आपको ओटीपी आएगा वो गेस करना। तो जामतारा मूवी में क्या किया गया पता है क्या, वर्जन 2 में, वेब उसका सीजन 2 में वो क्या करते हैं, ऐसे 100 लोगों को बिठा देते, 4 ही डिजिट का ओटीपी आना तय है वो। ओके, आप ये 4 रेंज में ट्राई कर, ऐसे 100 लोगों को रेंज देते, ये टाइप करके देखना कौन सा मैच होता, बराबर है। और ऐसा गेस करते हो। अब इसमें भी से देखो, जितना चोर होशियार होगा उतना हम भी होशियार होंगे। उसमें भी फिर रूल है ना, गेस करने के भी इनवैलिड अटेम्प्ट 3 ही मिलते हैं। तुम गेस कर भी लोगे, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद गेस करोगे तो कुछ फायदा नहीं, आपका कार्ड 24 घंटे के लिए ब्लॉक होता है, फिर से 24 घंटे के बाद उनको 3 अटेम्प्ट करने पड़ते। बट कुछ भी रहे, कभी ना कभी तो गेस हो ही सकता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। जिस दिन हो गया उस दिन आपके कार्ड के 1-2 लाख रुपए चले जाए, बराबर है। फिर जो जिसका सही गेसिंग होता है उसको इंसेंटिव देते हैं वो, जामतारा वाले जो सही गेस करता है, ऐसी वो टेक्निक है। सो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं डेटा टेम्परिंग। डेटा टेम्परिंग का मतलब होता है डेटा को बदलना। आपने क्रिकेट में एक फेमस वर्ड सुना होगा, बॉल टेम्परिंग। बॉल टेम्परिंग मतलब बॉल को जानबूझ के खराब करना, उसकी सिलाई निकालना या उसका शेप खराब करना, जिससे कि बॉलर को फायदा मिले और बैट्समैन आउट हो जाए। ठीक है, क्रिकेट बॉल लेदर का बना होता है, उसकी अगर हम सिलाई निकालते हैं या एक साइड से बॉल को खराब, बॉल को अगर एक साइड से खराब किया गया तो बॉल रिवर्स स्विंग होता है। रिवर्स स्विंग मतलब गेटिंग स्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वसीम अकरम वाज द फर्स्ट प्लेयर हु इन्वेंटेड रिवर्स स्विंग, राइट, पाकिस्तान लेफ्ट आर्म स्विमर। तो इसमें क्या होता है फिर, अभी भी बहुत बड़ा एक रिसेंटली 7-8 साल पहले बहुत बड़ा इस पे ये हुआ था। स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर ने वो सैंड पेपर से बॉल को एक साइड से खींचा था। ओके, और तब से वो सस्पेंड हुए थे। उसके ऊपर सोनी लिव पे शायद वेब सीरीज भी आई है। ठीक है, तो ये टेम्परिंग यानी उसको डिस्टर्ब करना। सो आपके डेटा को भी कोई टेम्पर कर सकता है, डेटा को बदल सकता है। यस कैन बी कन्वर्टेड टू नो, नो कैन बी कन्वर्टेड टू यस, दैट इज कॉल्ड डेटा टेम्परिंग। इवेस ड्रॉपिंग एंड डेटा थेप, डेटा चोरी करने। ओके, यूजर आइडेंटिटी थ्रेट, मतलब अगर चोर पुलिस के कपड़े पहन के आ गया घर पे तो ये क्या हो गया, यूजर आइडेंटिटी थ्रेट। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। डू गेटिंग? सो यूजर आइडेंटिटी थ्रेट मतलब वो अनऑथराइज पर्सन है, लेकिन वो दिखा ऐसे रहा है, ऐसा उसके पास यूजर नेम पासवर्ड सही है कि आपको क्या लग रहा है दैट पर्सन इज ऑथराइज। और क्या हो सकता है, पासवर्ड रिलेटेड थ्रेट। ठीक है, इंडियन लोग तो बिल्कुल होशियार है इसमें, पासवर्ड में, मतलब पेट नेम रखेंगे, ये रखेंगे, है ना। वी आर मोस्ट प्रॉब्लमेटिक फॉर दिस, है ना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ओसामा बिन लादेन @123, किसी ने गेस ही नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, फेलियर ऑफ द हार्डवेयर इज ऑल्सो द इश्यू। हार्ड डिस्क ही खराब हो गई, गया अपना डेटाबेस। सो डेटाबेस को किन चीजों से खतरा है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन अनऑथराइजली रीड कर सकता है, अनऑथराइजली मॉडिफाई कर सकता है, अनऑथराइजली डिलीट कर सकता है, ये 3 हो गए। चौथा, कोई आपके डेटा को बदल सकता है। टेम्परिंग करना यानी डेटा के साथ छेड़छाड़ करना, डेटा को बदलना। इवेस ड्रॉपिंग एंड डेटा थ्रेट, जनरली इवेस ड्रॉपिंग एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड, जामतारा, राइट। सो दिस इज यूजर आइडेंटिटी थ्रेट, गलत यूजर है लेकिन वो बता रहा है कि आई एम द राइट यूजर। पासवर्ड रिलेटेड थ्रेट,
एंड फेल्यूर ऑफ हार्डवेयर, ये सब खतरा है हमारे डेटाबेस सिस्टम के सिक्योरिटी के ऊपर। पहला टॉपिक आज का खत्म होता है। टॉपिक का नाम है डेटाबेस सिक्योरिटी। उसमें 3 पॉइंट हमने देखे। 1.1 डेटाबेस सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। 1.2 डेटाबेस सिक्योर होने के लिए लगने वाली रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1.3 डेटाबेस सिक्योरिटी को किन चीजों से थ्रेट्स है, डेटाबेस सिक्योरिटी किस तरह से वायोलेट हो सकती है यानी ब्रेक हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड आई हैव डन अ राइट जस्टिस टू दिस। डू यू एग्री? ध्यान होगा तो समझ में आया होगा, दैट इज माय गारंटी। नेक्स्ट, डेटाबेस यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब अच्छी बात यह है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो पहले से ज्वाइन किए, उनका ये टॉपिक हो गया। लेकिन डोंट वरी, आई एम टेकिंग दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल वंस अगेन राइट नाउ। डेटाबेस के यूजर मेनली 2 होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक नॉर्मल यूजर। एक होता है डेटाबेस और दूसरा है नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर फिर आगे जाके 4 टाइप के होते हैं। नॉर्मल यूजर कितने टाइप के, तो अभी हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द यूजर। पहली कैटेगरी कौन है डेटाबेस के, और दूसरे डेटाबेस के नॉर्मल यूजर्स। तो ये जो नॉर्मल यूजर्स है वो कितने टाइप के हैं, 4। मैं चारों टाइप विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। पहला टाइप नाइव यूजर्स, इन्हीं को दूसरा नाम क्या है। अब ये अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स कौन होते हैं? ओके, अनसोफिस्टिकेटेड यूजर हर वो पर्सन है जो नॉन टेक्निकल पर्सन। जैसे कि आपके पेरेंट्स को डेटाबेस नहीं भी आता होगा तो भी वो ऑनलाइन शॉपिंग करने के कैपेबल जरूर होंगे। फ्लिपकार्ट में जाएंगे, बराबर है, कोई प्रोडक्ट चूज करेंगे, उसके बाद में ऑर्डर प्लेस कर देंगे कैश ऑन डिलीवरी, राइट। या आपके पेरेंट ट्रेन पर्सन ना होते हुए भी एटीएम से मनी निकालने के कैपेबल है। या कोई 10वीं 12वीं का बच्चा ट्रेन ना होते हुए भी मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। तो ये सब, या बैंक में काम करने वाले लोग, वो तो थोड़ी ना कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, वो तो मैथमेटिक्स में जनरली ग्रेजुएट होते हैं जो एग्जाम क्रैक करके लगते हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। तो बैंक में काम करने वाले लोग, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग, एटीएम ट्रांजेक्शन करने वाले लोग, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको डेटाबेस क्या है ये भी मैं भी पता नहीं होगा, एसक्यूएल का तो लॉन्ग फॉर्म भी पता नहीं, फिर भी ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आपके पेरेंट्स ने एटीएम में से 5,000 रुपए निकाले, तो डेटाबेस पे कौन सी क्वेरी रन की पता है क्या? उन्होंने अपडेट क्वेरी रन की, सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 5,000, ये क्वेरी रन हुई। मतलब उन्होंने क्वेरी तो रन की, 5,000 निकाले, मतलब अपडेट टेबल नेम सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 5,000 वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू XYZ जो है, राइट। किसी 10वीं 12वीं के बच्चे ने मोबाइल ऑर्डर किया, उसने भी अपडेट क्वेरी रन की, अपडेट टेबल नेम, ओके, सेट मोबाइल क्वांटिटी इक्वल टू मोबाइल क्वांटिटी -1, क्योंकि अवेलेबल क्वांटिटी 1 से कम हो गई ना, क्योंकि आपने ऑर्डर किया। उस शॉप में 10 मोबाइल अगर बचे होंगे तो अवेलेबल क्वांटिटी 9 हो जानी चाहिए। मतलब जब भी ये नॉन टेक्निकल पर्सन कोई काम करते हैं तो बैकग्राउंड में डेटाबेस अपडेट जरूर होता है। गेटिंग, मतलब ये जो नॉन टेक्निकल पर्सन है ये भी डेटाबेस पे काम करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो स्क्रीन का वो यूज करते हैं उसको बोला जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसी को बोला जाता है व्यू लेवल, उसी को बोला जाता है फ्रंट एंड, उसी को बोला जाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो यूज करना आसान होता है। ये यूजर्स को कौन से यूजर बोलेंगे आप? अनसोफिस्टिकेटेड यूजर। देखिए, these are user who interact with the system through the application program। एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी एटीएम मशीन की स्क्रीन, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, ये सब। दे में इनपुट डेटा थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो डेटा को इनपुट करेंगे, डेटा को देखेंगे। जनरली दे आर नॉन टेक्निकल पर्सन, बैंक में काम करने वाले लोग, ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन शॉपिंग वाले कस्टमर। समझ में आ गया? विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया मैंने। ये सेकंड नंबर का यूजर थोड़ा अलग है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये वो पर्सन होता है जो फर्स्ट टाइप के यूजर्स को लगने वाला प्रोग्राम बना के देता है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जिसने बनाई होगी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम,
एटीएम मशीन की स्क्रीन जिसने बनाई होगी वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जिसने बनाया होगा वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ यूजर जो स्क्रीन जो फ्रंट एंड का इस्तेमाल करता है वो बनाया किसके द्वारा जाता है? ये काम फास्ट हो इसलिए वो रैड प्रोग्रामिंग टूल का यूज करता है। कौन सा? रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड। तीसरा यूजर पहले यूजर के एग्जैक्ट अपोजिट, सोफिस्टिकेटेड यूजर, अनसोफिस्टिकेटेड के अपोजिट। ये हम लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूजर ऐसे यूजर होते हैं जिनको डेटाबेस का टेक्निकल नॉलेज है, जिनको एसक्यूएल क्वेरीज आती है, जिनको डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए कोई जीयूआई की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट क्वेरी रन कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, अपडेट ईएमपी, डिलीट, अल्टर, डू गेटिंग? सो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स ये क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्वेरी लैंग्वेजेस का। आपके द्वारा लिखी गई क्वेरी किसको सबमिट की जाती है? क्वेरी प्रोसेसर को। ये लोग टेक्निकल लोग होते हैं जैसे डेटा एनालिस्ट, ओके, बैकएंड डेवलपर, एसक्यूएल ओरेकल वाले लोग होते हैं ये। और आखिरी टाइप ऑफ यूजर स्पेशलाइज्ड यूजर। ये स्पेशल यूजर होते हैं यूट्यूब का डेटाबेस हैंडल करना। बराबर है? यूट्यूब का डेटाबेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स बहुत सारे कंटेंट उसमें है। या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा हैंडल करना जैसे गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा। देखो ना, अलेक्सा आपके क्वेश्चन का आंसर देती है तो फिर अलेक्सा के पास वो आंसर स्टोर भी होंगे कहीं ना, बट उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आप अगर दो सेम क्वेश्चन रिपीटेडली पूछो ना तो दो बार अलग अलग आंसर देंगे अलेक्सा, सेम आंसर देके बोर नहीं करेंगे। बराबर है? तो ये सब जो एक टेक्निक है, ये जो अलेक्सा का डेटाबेस है, गूगल असिस्टेंट का डेटाबेस है, यूट्यूब का डेटाबेस है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स के फॉर्म में है। ऐसे डेटाबेस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटाबेस को हैंडल करने वाले यूजर्स को कौन से यूजर्स बोलेंगे? कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नॉर्मल यूजर कितने टाइप के हैं? एक अनसोफिस्टिकेटेड यानी नॉन टेक्निकल, दूसरे ये एप्लीकेशन प्रोग्राम बनवा के देते हैं, तीसरे और चौथे ये हो गए नॉर्मल यूजर। सेकंड कैटेगरी ऑफ यूजर होती है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर ये यूजर कम डेवलपर ज्यादा होते हैं। इनका काम क्या होता है? डेटाबेस को डेवलप करना। समझ में आया? तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या काम है देखते हैं हम। क्या बोलते हैं उसे? डीबीए, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या आ सकता है? पहला, रोल्स ऑफ डीबीए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए। तीसरा, फंक्शंस ऑफ डीबीए। तीनों का आंसर सेम क्या है? देखिए, सबसे पहले स्कीमा डेफिनेशन। स्कीमा का मतलब होता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर। व्हाट डज स्कीमा मींस? तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? डीबी। डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए डीडीएल लैंग्वेज यूज होती है कि डीएमएल? डीडीएल में कौन सी क्वेरीज आती है बताता हूं। क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल, डिस्क्राइब, क्रिएट यूजर, रीनेम। ये सब क्वेरी आती है डीडीएल में। और अगर मुझे डेटाबेस का स्कीमा यानी स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे कौन से स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा स्टोरेज का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और डेटा को एक्सेस करने के मेथड्स कैसे रहेंगे ये भी कौन डिसाइड करता है? डीबीए। अब जो भी चीज हम बनाते हैं वो परमानेंट फिक्स रहते हैं कि चेंजेस की जरूरत पड़ती है? लाखों करोड़ों का घर बनाते वो भी 10 साल बाद चेंज करते हैं ना उसमें मॉडिफिकेशन। होम रिनोवेशन नाम देते फिर हम उसको। राइट? तो
जो हमारा स्कीमा है उसको भी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। उसको मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं। कौन सी? अल्टर टेबल। वो भी कौन करता है? डीबीए। नॉर्मल यूजर थोड़ी ना जाके डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करेगा। नॉर्मल यूजर डेटाबेस का डेटा चेंज कर सकता है, डीबीए डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। डेटाबेस को यूज करने की परमिशन ग्रांट करना, ग्रांटिंग द परमिशन, और दी गई परमिशन रिवोक करना, निकालना। परमिशन देना है यानी ग्रांट, निकाल लेना है यानी, ये भी काम किसका है? आपका अधिकार नहीं है किसी को परमिशन देना, वो डीबीए ही दे सकता है। रूटीन मेंटेनेंस, डेटाबेस का बैकअप लेना, डेटाबेस में इनफ फ्री स्पेस अवेलेबल है कि नहीं चेक करते रहना, डेटाबेस का परफॉर्मेंस चेक करते रहना, ये भी किसका काम है? और डेटाबेस के परफॉर्मेंस को ट्यून करना, उसकी केयर लेना, ये भी किसका काम है? तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या करता है? स्कीमा डेफिनेशन यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाता है। डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर हो उसका स्ट्रक्चर, और डेटा कैसे एक्सेस हो उसका मैकेनिज्म डिसाइड करता है। डेटाबेस का जो फिजिकल स्कीमा होता है उसको मॉडिफाई या अल्टर करने का काम करता है। किसी को परमिशन ग्रांट या रिवोक करने का काम करता है। रूटीन मेंटेनेंस जैसे कि बैकअप लेना, इनफ फ्री स्पेस अवेलेबल है कि नहीं चेक करते रहना, डेटाबेस की परफॉर्मेंस की केयर करना, ये भी करते रहता है कौन? डीबीए। डीबीए के अंडर में एक और पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजर। इट इज लाइक अ वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंडर में इसके और डीबीए के काम लगभग सेम है, सम और अदर थोड़े बहुत चेंज होंगे। जैसे कि स्कीमा डेफिनेशन ये भी करता है और डीबीए भी करता है। गेटिंग सेम लिखो आप, कोई फर्क नहीं। स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाना और उसको एक्सेस करने का मैकेनिज्म डिसाइड करना डीबीए भी करता है। और मैनेजर के पास, जैसे डीबीए कभी डीएमएल का काम नहीं करेगा। डीएमएल में 3 क्वेरी आती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये काम जनरली डीबीए नहीं करता लेकिन मैनेजर कर सकता है। ये एक ही चेंज है, बाकी सब सेम है। डीएमएल डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज मध्ये 3च क्वेरी येतात, कोणत्या? इन्सर्ट, अपडेट, डिलीट। हे इन्सर्ट, हे अपडेट, हे डिलीट। डेटाबेसच्या सिक्युरिटीची काळजी घेणे, डेटाबेसची इंटिग्रिटी म्हणजे करेक्टनेस, कंप्लीटनेसची काळजी घेणे कोणाचं काम आहे? मॅनेजर। डेटा लॉस झाला तर रिकव्हरी करणे। कॉन्करेंसी का मतलब होता है एट ए टाइम मल्टीपल यूजर ने काम करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। कॉन्करेंट म्हणजे एट ए टाइम मल्टीपल यूजर ने डेटाबेस यूज करना, ये परमिशन देना, उसको कंट्रोल करना, ये भी किसका काम है? yes. एकाच रोडवर एकाच वेळी मल्टिपल व्हेकल चालल्या पाहिजे, हे काम ट्रॅफिक पोलिसचं आहे, त्याला कंट्रोल करणं। म्हणजे मल्टिपल व्हेकल चालले पाहिजे आणि ऍक्सिडेंटही नाही झाला पाहिजे, कोण कंट्रोल करणार? ट्रॅफिक पोलीस। तसं इथे कोण कंट्रोल करणार? डेटाबेस मॅनेजर। रूटीन मेंटेनन्स, बॅकअप घेणे, इनफ फ्री स्पेस आहे का चेक करत राहणे, परफॉर्मन्सची काळजी घेणे, कोणाचं काम आहे? डेटाबेस मैनेजर। तो यहाँ पे 2 टाइप के यूजर खत्म हुए, एक नॉर्मल यूजर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर। नॉर्मल यूजर के 4 कैटेगरी थे, अनसोफिस्टिकेटेड, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड, स्पेशलाइज। अनसोफिस्टिकेटेड मतलब नॉन टेक्निकल, 10वीं का ऑनलाइन परचेसिंग वाला बच्चा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर यानी जो जीयूआई बना के देता है। सोफिस्टिकेटेड यूजर यानी हम जिसको एसक्यूएल आता है, और स्पेशलाइज यूजर यानी यूट्यूब, अलेक्सा वाले। एडमिनिस्ट्रेटर में 2 कैटेगरीज, डीबीए एंड मैनेजर। अब हम देखेंगे ये यूजर क्रिएट कैसे होते। क्रिएटिंग यूजर, क्रिएट करने के बाद अल्टरिंग यूजर, और काम हो जाने के बाद डिलीटिंग द यूजर। कैसे होता है देखिए, सिंपल सिंटैक्स है। क्या कमांड है? क्रिएट यूजर, फिर क्या देना पड़ता है उसका? और आइडेंटिफाइड क्या है? जैसे कि मैंने किस नाम का यूजर क्रिएट किया, और उस स्मिथ का पासवर्ड क्या रखा मैंने? नहीं, J0NS। अब मैं स्मिथ को मेल करूंगा कि स्मिथ
Dear Smith, your username is Smith and your password is JONS, which you can change after the login. पहले इनिशियल यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके दे देंगे, बाद में उसको बोलेंगे कि तुझको लगता है तो पासवर्ड चेंज कर लेना। बराबर है कि नहीं? जब आप एटीएम कार्ड लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो एक इनिशियल ओटीपी मिलता है 4 डिजिट का, पेरेंट्स को पूछ लेना। फिर हमें एटीएम सेंटर पे जाके एक नया ओटीपी जनरेट करते होता है, पिन जनरेशन। बराबर ना? देखिए फिर यूजर क्रिएट कैसे होता है। अ न्यू यूजर इज क्रिएटेड, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है? क्रिएट यूजर। हर डेटाबेस में ये कमांड में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। एसक्यूएल की कमांड अलग, माई एसक्यूएल की कमांड अलग, मोंगोडीबी की कमांड अलग, हॉक्स प्रो की अलग, एसक्यूलाइट की अलग, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं क्रिएट यूजर में। लेकिन यूजर क्रिएट करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेटर। एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने मेरे स्कूल के ऑडिट के लिए बनाया, पिछले बार भी दिखाया था। अब यहाँ पे क्रिएट यूजर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं कैसे लॉग इन कर रहा हूँ? एडमिन से। अब मैं यहाँ ऐड यूजर में जाऊंगा और क्या बोलूंगा? रजिस्टर स्टाफ। यहाँ फर्स्ट नेम डालूंगा, लास्ट नेम डालूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो पासवर्ड रखना है J0NS वगैरह वो, स्कूल का नाम और रजिस्टर। जब मैं ये तो मैं जीयूआई यूज कर रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में क्वेरी रन होगी। क्या क्वेरी रन होगी पता है क्या? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, पहली वैल्यू क्या रहेंगे? फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, 2 बार पासवर्ड, स्कूल का नाम, ऑडिटर है कि नहीं है, रजिस्टर। यूजर बन जाएगा। क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऐड यूजर में रजिस्टर यूजर। यानी दिस इज हाउ यूजर कैन बी क्रिएटेड। लेकिन ये नॉर्मल पर्सन ये यूजर क्रिएट कर सकता है क्या? अगर मैं एक नॉर्मल यूजर से लॉग इन करूं, अगर मैं नॉर्मल यूजर से लॉग इन करूं, रेगुलर यूजर ना लेते हुए अगर मैं एक नॉर्मल यूजर से लॉग इन करूं, तो वो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं आपको। अब दिख रहा है क्या आपको ऑप्शन? ये ऐड यूजर वगैरह ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको कहीं? नहीं। तो मुझे इस चीज से आपको यही समझाना है कि क्रिएट यूजर ये कमांड सिर्फ कौन रन कर सकता है? ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। राइट? क्या सिंटैक्स है? पहले क्रिएट यूजर, फिर यूजर का नाम, फिर आइडेंटिफाइड बाय, और फिर उसका पासवर्ड। वो पासवर्ड बाद में वो चेंज कर सकता है, नहीं करेगा तो वो उसका नुकसान है। फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके और लगेगा कि उसने किया। यूजर अकाउंट डिलीटेड, यूजर अकाउंट को क्या किया जा सकता है? उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी? ड्रॉप यूजर। ये भी काम कौन कर सकता है? एडमिन। जैसे मैं ऐड यूजर कर सकता हूं, तो मैं डिलीट यूजर भी, जो टीचर छोड़ के जाएगा उसको डिलीट कर दूंगा मेरे डेटाबेस में से। राइट? जैसे कि ड्रॉप यूजर, किसको ड्रॉप कर दिया? स्मिथ को। ड्रॉप यूजर स्मिथ, कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है? लेकिन कास्केड लिखना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में होती है वो कंपलसरी की ऑप्शनल? जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में होती है सिंटैक्स में, दैट थिंग इज। तो फिर ये जो है, जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, ड्रॉप यूजर, इसमें कास्केड क्या होना चाहिए? ऑप्शनल होना चाहिए कास्केड। बराबर? कास्केड से क्या होता है बताता हूं। अगर मान के चलो मैंने एक यूजर तैयार किया है, बराबर है, अगर मैंने एक यशवंत नाम का यूजर तैयार किया, और बाद में यशवंत ने मान के चलो 3 टेबल बनाए, 2 व्यू बनाए, 5 चीजें बनाई, 3 टेबल एंड 2 व्यू। अगर मैं लिखता हूं ड्रॉप यूजर यशवंत, तो सिर्फ यशवंत डिलीट होगा, उसने तैयार किए हुए 5 चीजें डिलीट नहीं होगी। और अगर मैंने लिखा ड्रॉप यूजर यशवंत कास्केड, तो यशवंत भी डिलीट होगा और उसने जो 5 चीजें क्रिएट की थी वो भी डिलीट होगी। समझ में आया क्या कास्केड? और नेक्स्ट होता है अल्टर। कधी कधी काय होते माहित आहे का?
मग फोन येते एखाद्या टीचरचा, तर मी ते पासवर्ड बदलवला होता पण आता काही पासवर्ड आठवत नहीं। ऐसे बहुत फोन आते, और 2-3 दिन में एक फोन आना तय है, 1000 टीचर है। ओके, तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, ओके मैं रिसेट करके देता हूँ। रिसेट करना है यानी अल्टर यूजर आइडेंटिफाइड बाय, सॉरी, अल्टर यूजर स्मिथ आइडेंटिफाइड बाय JONES1। अब उसका जो पासवर्ड था वो मैंने बदल के नया दिया, उसको बोलूंगा कि तेरा नया पासवर्ड क्या है, JONES1, उससे लॉगिन हो जाएगा। मतलब जो उसका ओरिजिनल पासवर्ड रहा होगा या उसने बदला वाला पासवर्ड रहा होगा, वो मैंने क्या कर दिया, चेंज, रिसेट करके दे दिया, चेंज करके दे दिया। उसको बोलूंगा तेरा नया पासवर्ड JONES1 है, उससे लॉगिन हो जाएगा, बाद में बदल ले। इस बार ध्यान रखना, भूलना मत। तो यूजर्स क्रिएशन में 3 अलग अलग टॉपिक है, ध्यान दीजिए, प्लीज डोंट टॉक। पहला है यूजर को क्रिएट करना, दूसरा है यूजर को, और तीसरा है यूजर को। यूजर क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, डेटाबेस टू डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू सिस्टम, ये कमांड थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। नॉर्मल यूजर ये काम कर सकते हैं क्या, ओनली कौन कर सकते हैं, यस। सिंटैक्स है क्रिएट यूजर, फिर यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय, उसको जो पासवर्ड अलॉट करना है वो पासवर्ड इनिशियली आप करके दे देंगे, बाद में वो बदलते रहेगा। यूजर नेम नहीं बदल सकता, पासवर्ड। डिलीट करना है तो ड्रॉप यूजर स्टेटमेंट है, ये भी काम सिर्फ कौन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर। जब यूजर डिलीट हो तब अगर आप चाहते हो कि उसने तैयार की हुई टेबल और सभी चीजें भी डिलीट हो जानी चाहिए जो उसने ओन की थी, जिन चीजों का वो ओनर है, तो कास्केड। अगर आप लिखते हो ड्रॉप यूजर स्मिथ कास्केड, तो स्मिथ के साथ साथ उसने किया हुआ सभी मटेरियल भी डिलीट हो जाए। और कास्केड नहीं लिखा तो ओनली स्मिथ विल बी, कास्केड विल बी ऑप्शनल। ऑप्शनल चीजें सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में होनी चाहिए। अगर मुझे पासवर्ड जैसी कुछ चीजें बदलना है तो क्या ऑप्शन है, अल्टर यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय न्यू वाला पासवर्ड, गेटिंग। तो टॉपिक नंबर 2 खत्म हुआ। व्हाट इज टॉपिक नंबर 2, डेटाबेस यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें हमने डेटाबेस के नॉर्मल यूजर्स देखे, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के यूजर देखे, उसके बाद में डेटाबेस में यूजर बनाते कैसे, डिलीट कैसे करते और अल्टर कैसे करते वो देखा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना। उसमें टॉपिक, इसको हम बोलेंगे टॉपिक 3, और 3.1 है ऑथराइजेशन के प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का सिनोनिम बताइए, प्रिविलेज यानी, या उसका हिंदी मराठी मीनिंग बताइए, व्हाट डज प्रिविलेज मीन्स, अधिकार। व्हेरी गुड। प्रिविलेजचा अर्थ होतो कोणतेही काम करण्याचे अधिकार। देखिए फिर, तो ये अधिकार 2 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस एंड सिस्टम प्रिविलेजेस। क्या होते हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, मैं बताता हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होता है रीड। अगर एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैंने आपको रीड प्रिविलेज दिया तो आप सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी रन कर सकते हैं, कौन सी, यानी डेटा को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आप डेटा को मॉडिफाई कर पाओगे क्या, आप नए डेटा को इंसर्ट कर पाओगे क्या, आप एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर पाओ। तो रीड प्रिविलेज से क्या कर सकते हैं आप, सिलेक्ट क्वेरी। कौन से 3 क्वेरी नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं, अपडेट नहीं, डिलीट। अगर आपको इंसर्ट ऑथराइजेशन दिया गया तो आप नई रो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको अपडेट ऑथराइज दिया गया तो सिर्फ आप अपडेट क्वेरी, और डिलीट दिया तो डिलीट, नॉट डिलीटिंग द टेबल, डिलीटिंग द रूल्स। रीड, रीड ऑथराइजेशन यानी सिलेक्ट, इंसर्ट ऑथराइजेशन यानी इंसर्ट इनटू, अपडेट यानी अपडेट टेबल, और डिलीट यानी डिलीटिंग द रो। यानी हम जो बात कर रहे वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे कि ओनली डेटा की, डेटा, रीडिंग द डेटा, इंसर्टिंग द डेटा, अपडेटिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा रोज। ये कौन से प्रिविलेज हो गए,
यस, आपको एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज मिल सकते हैं, मतलब आपको ये चारों प्रिविलेज एक साथ भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही मिले, दो भी मिल सकते हैं। गेटिंग? वो डिसाइड होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर किस टाइप की ग्रांट कमांड आपके लिए यूज करता है। इससे हायर लेवल के प्रिविलेज होते हैं सिस्टम प्रिविलेज, इसके ऊपर है सिस्टम प्रिविलेज। System privileges allow user to perform database operation और class of database operation जैसे कि create table, alter table, drop table, ये DDL टाइप के privileges है, हायर लेवल है ये बहुत कम लोगों को मिलेंगे, जनरली एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ही लोगों को मिलेंगे। पहला प्रिविलेज कौन सा है? डेटाबेस इज अ ह्यूज थिंग, और कोई भी चीज फास्ट सर्च करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? इंडेक्स। क्या बनाना पड़ता है? इंडेक्स बनाना पड़ता है कोई भी चीज फास्ट रन होने के लिए, बराबर है? तो अगर आपको इंडेक्स ऑथराइजेशन मिलता है तो आप इंडेक्स बना भी सकते हो और आप इंडेक्स को डिलीट भी कर सकते हो। इंडेक्स बनाने के लिए जो कमांड यूज होती है उस कमांड का नाम है क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स बनाने के बाद डेटाबेस के ऊपर डेटा को सर्च करने का ऑपरेशन फास्ट हो जाता है। जैसे बुक में इंडेक्स रहा तो चैप्टर ढूंढना आसान और फास्ट, सेम। अगर आपको रिसोर्स ऑथराइजेशन मिला ना तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। क्या तैयार कर सकते हो? क्रिएट अ न्यू रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल। अगर आपको अल्टर ऑथराइजेशन मिला तो आप टेबल को अल्टर कर सकते हो। टेबल को 4 अल्टरेशन पॉसिबल है। पहला, कॉलम ऐड करना। दूसरा, कॉलम ड्रॉप करना। तीसरा, कॉलम को मॉडिफाई करना। चौथा, कॉलम का नाम बदलना। ड्रॉप ऑथराइजेशन में आप टेबल ड्रॉप कर सकते हो। तो ऑथराइजेशन के कितने लेवल्स है? दो, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस में बेसिकली आप डेटा पे काम कर रहे हो और सिस्टम प्रिविलेजेस में आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो। रीड मतलब सिलेक्ट, इंसर्ट मतलब इंसर्ट इनटू, अपडेट यानी अपडेटिंग द डेटा, और डिलीट यानी डिलीटिंग द रो। ये 4 प्रिविलेजेस ऑब्जेक्ट कैटेगरी के हैं। इंडेक्स ऑथराइजेशन रहा तो आप इंडेक्स क्रिएट या डिलीट कर सकते हो, डिलीट यानी ड्रॉप। रिसोर्स ऑथराइजेशन रहा तो नया टेबल बनाया जा सकता है। अल्टर ऑथराइजेशन रहा तो टेबल को अल्टर कर सकते हो। ड्रॉप ऑथराइजेशन रहा तो टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। ये सब ऑथराइजेशन आपको मिलते हैं अंडर सिस्टम प्रिविलेजेस। अब ये ऑथराइजेशन आपको दिए कैसे जाएंगे, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है? और देने के बाद निकाले कैसे जाएंगे, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है? रियोक। डोंट वरी, ऑलरेडी 8.5 पेजेस में से 5वें 6वें पेज पे हम पहुंच ही गए। ध्यान दीजिए, अभी परमिशन देना है तो और निकालना है तो रियोक। हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी। पहला ग्रांट देखिए, ग्रांट कौन से 2 परमिशन दिए मैंने डेटा इंसर्ट करने की परमिशन दी, मैंने डेटा अपडेट करने की परमिशन दी। मैंने ये परमिशन कौन से टेबल पे दी? एम्प्लॉय। जो डेटा इंसर्ट या अपडेट किया जाएगा वो कौन से टेबल में से, और ये काम कौन कर पाएगा? मतलब एज अ डीबीए मैंने यूजर 1 को और यूजर 3 को परमिशन दी है कि वो एम्प्लॉय टेबल पे कौन से 2 ऑपरेशन कर पाए। कौन से लेवल की परमिशन है ये? ऑब्जेक्ट की सिस्टम, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज दिए मैंने। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा अलग है। मैंने परमिशन ग्रांट की है। क्या ऑपरेशन करने की परमिशन ग्रांट की है? अपडेट। बट इट इज कॉल्ड ग्रैन्युअल एक्सेस कंट्रोल। कौन सा एक्सेस कंट्रोल है ये? ग्रैन्युअल, लिमिटेड। मैंने सिर्फ लोन टेबल का एक ही कॉलम अपडेट करने की परमिशन दी है। कौन सा? अमाउंट, नॉट एंटायर टेबल। अब यूजर 1 लोन टेबल का सिर्फ कौन से कॉलम की वैल्यू अपडेट कर पाएगा? अमाउंट। लोन टेबल में एक ही कॉलम को अपडेट कर पाएगा, वो कौन सा? नॉट रेस्ट। दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट, तीसरे और दूसरे में एक ही फर्क है। क्या फर्क है? यस, मान के चलो लोन टेबल में 10 कॉलम है, तो दूसरे में आप सिर्फ कौन सा अपडेट करने की परमिशन दे रहे हो?
और तीसरे केस में ऑल, और एक एक्स्ट्रा यूजर को भी परमिशन दी गई है, दैट इज यूजर 3। लास्ट, ग्रांट इंसर्ट, क्या करने की परमिशन दी? कौन से टेबल में रोज इंसर्ट करने की परमिशन दी? और टू पब्लिक, यानी कोई भी लोन टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकता है, कोई भी। समझ में आया क्या ग्रांट कमांड? एग्जाम में ग्रांट पूछा गया तो सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा। ग्रांट, फिर प्रिविलेज लिस्ट, जो चीजें लिखना कंपलसरी होता है दैट शुड बी रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट, और जो लिखना ऑप्शनल होता है दैट शुड बी रिटन इन। तो प्रिविलेज की लिस्ट जैसे इंसर्ट कॉमा अपडेट, ये लिखना कंपलसरी है, तो ये क्या रहेगा? एंगुलर ब्रैकेट। ऑन के बाद क्या आना चाहिए? टेबल का नाम, रिलेशन यानी टेबल। व्यू भी एक टेबल का टाइप ही होता है, जो आगे देखेंगे हम। और टू के बाद क्या आना चाहिए? परमिशन देने के बाद निकाली भी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड रिवोक। बहुत अच्छा काम किया आपने, परमिशन देने के बाद आपकी परमिशन निकाली भी जा सकती है ना? तो रिवोक, रिवोक कमांड, रिवोक इंसर्ट अपडेट, क्या करने की परमिशन निकाली गई है? इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन। कौन से टेबल के ऊपर की ये परमिशन हमने विड्रॉल कर ली है, और किन दो यूजर को ये पनिशमेंट मिली है? समझ में आ गया? परमिशन देना यानी, और निकाल लेना यानी। ये जो कैटेगरी ऑफ कमांड है, ये है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देयर आर 4 लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसमें आता है क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल, रीनेम, क्रिएट यूजर और डिस्क्राइब। दूसरा आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें 3 कमांड आती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। नेक्स्ट आती है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। उसमें एक ही कमांड आती है, सिलेक्ट। और चौथा आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें 5 कमांड आते हैं। पहला ग्रांट, दूसरा रिवोक, तीसरा किया हुआ टास्क सेव करना है तो कमिट, कैंसिल करना है तो चौथा रोल बैक, और सिलेक्टेड कैंसिल करना है तो सेव पॉइंट। तो देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजैक्शन। कंफ्यूज मत होना, ट्रांजैक्शन वर्ड हमेशा फाइनेंस के साथ रिलेटेड नहीं है। ट्रांसफरिंग द बैच फीस टू अतुल सर इज नॉट द ओनली ट्रांजैक्शन। जो सीक्वेंस ऑफ कमांड आप रन करते हो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन फाइनेंस की ही टर्म है ऐसा नहीं है। आपने 2 रो इंसर्ट किया तो उसको भी ट्रांजैक्शन बोलेंगे, आपने 5 रो डिलीट किया तो उसको भी। लेकिन यहां मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ फाइनेंस वाला ही दे रहा हूँ, ठीक है? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होता है और नॉन फाइनेंशियल भी होता है। जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज। 9-6 को मैं रुक जाऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिए। पहला काम है ये ट्रांजैक्शन का कि ए के अकाउंट में से पैसे निकालना, और दूसरा काम है कि वो बी के अकाउंट में ट्रांसफर करना। ट्रांजैक्शन का नाम है आई, टी फॉर ट्रांजैक्शन, आई इज द नेम ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले मैंने किसका बैलेंस रीड किया? ए, पर्सन ए का बैलेंस रीड किया, पता चला 10,000 है। फिर वो ए के बैलेंस में से कितने डॉलर माइनस कर दिए? 50। फिर बचे उसके $9,950, और वो बचा हुआ अमाउंट राइट कर दिया। अब 10,000 की जगह कितना बचा? 9,950। कितने डॉलर कम हो गए? अब किसका बैलेंस रीड किया? ये था 1,000, $1,000 रहा होगा सपोज। वो जो ए से 50 निकाले वो किसके अकाउंट में ऐड कर दिए, और बी का अकाउंट भी सेव कर दिया, जो हो गया $1050। समझ में आया? इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैन हैव 1 स्टेप, ट्रांजैक्शन कैन हैव 6 स्टेप, ट्रांजैक्शन कैन हैव 200 स्टेप।
This is called as transaction. So transaction is a unit of program. ये कितने लाइन का यूनिट था ट्रांजैक्शन? 6, 3 ए के लिए, 3 बी के लिए. ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ए बी का डेटा एक्सेस किया, डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं. एक का 50 से कम किया, एक का 50 से बढ़ाया, एक का डेबिट, एक का क्रेडिट. ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट यानी शुरू कौन करता है? यूजर. ट्रांजैक्शन लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है, डीएमएल. ट्रांजैक्शन के शुरुआत में कौन सा वर्ड लिखना पड़ता है? यानी यहां मैंने बिगिन वर्ड लिखना चाहिए था रीड के पहले, और आखिरी में कौन सा वर्ड लिखना चाहिए? एंड के बाद सेमीकोलन. तो ये जो ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं, जैसे गुड स्टूडेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे ना, उसी तरह गुड ट्रांजैक्शन के भी प्रॉपर्टीज है. उस प्रॉपर्टी का नाम है एसिड प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? ए का मतलब होता है एटोमिसिटी. इस ट्रांजैक्शन में कितने स्टेप है? 6. एटोमिसिटी का मतलब होता है एक तो 6 के 6 स्टेप पूरे होने चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं. आइदर 0 और 6. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. का मतलब होता है, मुझे बताइए ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले ए और बी के बैलेंस की एडिशन कितनी थी? 11,000. ए के 10, बी के 1, कितने? 11. ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद उनकी एडिशन कितनी हुई? 11 ही. उसके 9,950, इसके 1,050. मतलब जो स्थिति ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले थी, वही स्थिति ट्रांजैक्शन खत्म होने के. इट इज लाइक दैट कि आपका दोस्त आपकी गाड़ी लेके गया था, 4 घंटे गाड़ी चलाई, जब वापस लाके रखी तो उतना ही पेट्रोल वापस था, उसी कंडीशन में गाड़ी लाके दी गई. 1 लीटर पेट्रोल जाते वक्त था, तो वापस आते वक्त भी उतना रिफिल करके दिया गया. जाते वक्त गाड़ी कंडीशन में अच्छी थी, तो आते वक्त भी वैसे के वैसे लाके दी, विदाउट 2 पीस. गेटिंग? So that is called consistency. ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले की स्टेट और बाद की स्टेट, दोनों केस में डेटाबेस अच्छा मेंटेन रहे. गेटिंग? दैट फीचर इज कॉल्ड एज अ कंसिस्टेंसी. अगर वो बैलेंस $50 कम या ज्यादा निकला, तो समझना कि एक के अकाउंट में के पैसे जो गए वो दूसरे को मिले नहीं, तो फिर बैंक उसको रिफंड कर देती है. गेटिंग? नेक्स्ट है आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब होता है एट ए टाइम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रन होने देना विदाउट डिस्टर्बिंग टू ईच अदर. एट ए टाइम रोड से 100 गाड़ियां चलती है, आइसोलेशन में चलती है कि एक दूसरे को उड़ाते हुए चलती है? यस. आइसोलेशन इज अ प्रॉपर्टी वेयर concurrent simultaneously multiple transactions to be allowed to run without any disturbance. और लास्ट प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी. एक बार रिजल्ट आ गया, उसके 9,950 हो गए, इसके 1,050 हो गए, दोनों सेटिस्फाइड है. वो बोल रहा है कि मैंने तुझको पैसे भेजे, ये स्क्रीनशॉट. वो बोल रहा है ओके रिसीव्ड. हम करते हैं ना बैच फीस के केस में, बराबर है. तो ये रिजल्ट अब परमानेंटली सेव होना चाहिए, ड्यूरेबल फॉर इयर्स एंड इयर्स. आगे जाके कल अब मैं ये नहीं बोलूंगा नॉट रिसीव्ड, रिसेंट. डू यू गेटिंग? नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में से तो चले गए, वो तुमने भेजे थे 4,000 रुपए फीस, कैसे चले गए मुझे नहीं पता. आई डिड नॉट स्पेंड, बट वापस चले गए तुम्हारे अकाउंट में. ऐसा नहीं होता. वंस रिसीव्ड इट इज रिसीव्ड. वापस कब जाते थे पता है क्या? आपने सेंड किए लेकिन मुझे मिले ही नहीं. आपने स्क्रीनशॉट भेजा, मैं बोल रहा हूँ नॉट रिसीव्ड. अगर सच में नॉट रिसीव्ड है तो कुछ मिनट बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे ट्रांजैक्शन फेलियर दिखाते हुए. अगर एक बार मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गए ना, फिर वापस नहीं जाएंगे. दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी. गेटिंग? तो वो ट्रांजैक्शन अच्छा जो ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. एटोमिसिटी का मतलब एक तो 6 के 6 स्टेप होना चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं, 0. बीच में नहीं लटकना चाहिए. आपके 4,000 गए और मुझे मिले नहीं, ये नहीं होना चाहिए. आपके जाना भी चाहिए और मुझे मिलना भी चाहिए. कंसिस्टेंसी. आपका बैलेंस 10,000 था, मेरा 20,000 था. आपका 6 रहना चाहिए 4 जाने के बाद, और मेरा 14 हो जाना चाहिए. यानी अभी भी एडिशन 10, मतलब जो पहले थी वो बाद में भी दोनों की वही रहना चाहिए, क्योंकि आपके 4 गए तो मुझे मिले भी ना, तो एडिशन तो मैच ही होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन. ऐसे 2-4 ट्रांजैक्शन रन हो रहे एट ए टाइम, तो कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब
नहीं, पैरेलल रन होना चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी स्टोर परमानेंट। ये ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है और वो 4 प्रॉपर्टी यहां तक हो गए। So next part will be taken tomorrow for half an hour. Then we will start PLSQL. Next topic is transaction. Now what is a transaction? I told you that day कि transaction हमेशा financial ही related होते हैं क्या? नहीं, ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रांजैक्शन ये वर्ड फाइनेंस के केस में यूज हो, लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया है वो भी फाइनेंस का ही लिया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक ट्रांजैक्शन है, टी फॉर ट्रांजैक्शन। ये एक ट्रांजैक्शन है जिसका नाम है टी। टी नाम का ट्रांजैक्शन है। मतलब टी फॉर ट्रांजैक्शन है और ट्रांजैक्शन का नाम है आई। ट्रांजैक्शन आई। मुझे क्या करना है, ए के अकाउंट में के $50 बी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इट इज लाइक ए इज अ स्टूडेंट एंड बी इज अ टीचर एंड ए इज ट्रांसफरिंग फी टू द टीचर्स अकाउंट। ये केस हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे किसका बैलेंस पता करना पड़ेगा? ए का। फिर ए के बैलेंस से कितने सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे? यस, इसको हम बोलेंगे डेबिट, डेबिट ऑप्शन। और किसका बैलेंस अभी सेव कर देना पड़ेगा मुझे इतना होने के बाद? ए का बैलेंस सेव कर दीजिए, राइट ए का बैलेंस को सेव कर दीजिए आप। अब किसका बैलेंस रीड करिए? उधर के जो 50 माइनस हुए थे वो किसके अकाउंट में ऐड करिए, और बी का भी अकाउंट क्या कर दीजिए। मुझे बताइए, जब ये ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले ए और बी के अकाउंट की जो एडिशन रही होगी, ए प्लस बी की, ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद वो चेंज होगी कि उतनी रहेगी? उतनी रहेंगी। भले ही ए के $50 कम हुए लेकिन वो बी को मिले ना। मतलब ओवरऑल तो बैंक वैल्यू सेम ही रही ना, बराबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मैच नहीं हो रही ना तो ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किसी के पैसे कटे हैं लेकिन किसी को मिले नहीं है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो ये ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन में एक भी स्टेप हो सकती है, 6 भी स्टेप हो सकते हैं, 1000 भी स्टेप हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ कमांड्स, यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। कंसेप्ट समझ में आए? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? फाइनेंस ही रहे ये जरूरी है क्या? नो। देखिए फिर ट्रांजैक्शन क्या कंसेप्ट होती है ट्रांजैक्शन की, देखेंगे हम। ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ट्रांजैक्शन क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का यूनिट। सो ट्रांजैक्शन एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। हम यूनिट वर्ड कब बोलते हैं? जब कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे तब हम यूनिट वर्ड बोलते हैं। जैसे अभी 6 स्टेटमेंट का कलेक्शन था तो वो एक यूनिट बन गया। सो इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये ट्रांजैक्शन कर क्या सकता है? तो ट्रांजैक्शन आपके डेटाबेस को क्या कर सकता? एक्सेस। ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस योर डेटाबेस। ट्रांजैक्शन आपके डेटाबेस में के वैल्यू को क्या कर सकता? अभी हमने किया ना, ए का बैलेंस एक्सेस किया, बी का बैलेंस एक्सेस किया। ए का बैलेंस 50 से कम किया, बी का बैलेंस 50 से बढ़ाया। मतलब कौन से ऑपरेशन किए हमने? दो। हमने पहले एक्सेस किया और बाद में उसको अपडेट किया। तो ये सब काम ट्रांजैक्शन में होते हैं। डेटा को एक्सेस करना, डेटा को अपडेट करना, ये सब। ट्रांजैक्शन को कौन शुरू करता है? सिस्टम शुरू करती है कि यूजर? यस। आप बोलोगे तो होगा, अपने मन से एटीएम किसी के अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा क्या? नहीं। ट्रांजैक्शन कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है? हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ट्रांजैक्शन हमेशा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में रहता है। ट्रांजैक्शन क्या में रहता है? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब ट्रांजैक्शन में जनरली इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 कमांड का यूज होता है। ट्रांजैक्शन शुरू करते वक्त कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए और बंद करते वक्त एंड? तो यहाँ पे मैंने बिगिन लिखना चाहिए था रीड के ऊपर, और ये राइट के नीचे क्या लिखना चाहिए था? एंड। एंड के बाद सेमीकोलन। बिगिन के बाद सेमीकोलन नहीं, लेकिन एंड के बाद सेमीकोलन। कॉलेज में पीएलएसक्यूएल शुरू हुआ होगा तो ये सिंटैक्सेस पता चल गए होंगे आप। ठीक है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। उस प्रॉपर्टीज को अगर वो ट्रांजैक्शन क्वालिफाई कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन इज गुड।
हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्वालिफाई करते होंगे तो ट्रांजैक्शन इज गुड। तो जैसे कि स्टूडेंट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है और वो स्टूडेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम मानेंगे कि दैट स्टूडेंट इज गुड। कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं गुड स्टूडेंट के? रेगुलर फॉर द कॉलेज, पंक्चुअल, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर्स, ठीक है। उसके बाद में डूइंग होमवर्क रेगुलरली, अटेंडिंग द प्रैक्टिकल्स, ये सब नीट एंड क्लीन ड्रेसअप। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड स्टूडेंट। उसी तरह गुड ट्रांजैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होते हैं गुड ट्रांजैक्शन के कुछ? तो उसमें प्रॉपर्टी है एसिड प्रॉपर्टी। ए का मतलब होता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है एक तो ट्रांजैक्शन पूरा होना चाहिए, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। क्या होता है एटोमिसिटी का मतलब? एक तो ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से रन होना चाहिए, नहीं तो एक भी स्टेप नहीं होनी चाहिए। अपने ट्रांजैक्शन में कितने स्टेप थे? कितने स्टेप थे अपने ट्रांजैक्शन में? तो नंबर वन, एक तो 6 के 6 स्टेप रन होने चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं, आइदर 0 और 6। अगर 2 या 3 ट्रांजैक्शन के 4 स्टेप के बाद ट्रांजैक्शन फेल हो गया ड्यू टू सम और अदर रीजन, तो रोल बैक। मान के चलिए कि ए के अकाउंट में से बैलेंस कट गया, 3 स्टेप हो गए और सर्वर क्रैश हो गया। कितने स्टेप के बाद? 3। तो अब क्या होना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए? रोल बैक। और जो 3 स्टेप हुए थे वो कैंसिल होके बैलेंस किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए? गेटिंग? ओके। सो एसिड प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी एटोमिसिटी। एक तो ऑल 6 स्टेप होना चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं। ऐसा बीच में रुकना अलाउड है क्या? पार्शियली कंप्लीटेड। अगर गलती से बीच में ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो ओरिजिनल स्टेट पे वापस जाने के लिए क्या करेंगे? रोल बैक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? कंसिस्टेंसी। एक एग्जांपल हमेशा देता हूं मैं। अगर आपके फ्रेंड ने आपकी टू व्हीलर मांगी तो आप कम से कम, अभी इस एज में आपकी तो कमाई है नहीं, बराबर है, तो आपको कंसर्न है आपके चीजों का लेके। जब आगे जाके आप अर्न करने लगोगे तब कुछ कम ज्यादा हो भी गया 4-5 हजार का लॉस, आपको पता है कि यू कैन रिपे, राइट? तो आप मांगोगे भी नहीं, तब तक वो रिलेशन भी अपने फ्रेंड्स के साथ डेवलप हो जाते हैं। राइट नाउ कंसिडर कि आपकी गाड़ी कोई मांगता है और आपको देना पड़ रहा है, तो आप एटलीस्ट इतना तो बोलोगे ना कि जैसे लेके जा रहे हो सेम कंडीशन में लाके देना, राइट? मतलब जब ट्रांजैक्शन शुरू हुआ था, जब आपकी गाड़ी आपके फ्रेंड लेके गया, तब वो जिस कंडीशन में थी वापस आने के बाद भी ऐसे ही उतनी अच्छी कंडीशन में रहनी चाहिए, मतलब वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। सिमिलर, जब ये ट्रांजैक्शन शुरू हुआ था, शुरू होने का था, ए के अकाउंट में से कट करो और बी के भेजो, तब डेटाबेस कंसिस्टेंट था। तो हमारी यही इच्छा है कि जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी होगा तो डेटाबेस कैसे मेंटेन रहेगा? ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी। क्या बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को? कंसिस्टेंसी। कि जब ये डेटा बेस में ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो तो ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले की सिचुएशन और बाद में की सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में डेटाबेस कैसा रहे? कंसिस्टेंट। अब आप बोलोगे इसको चेक कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। ऑपरेशन शुरू होने के पहले ए और बी के अकाउंट के एडिशन और ऑपरेशन खत्म होने के बाद ए और बी के अकाउंट के एडिशन सेम आनी चाहिए। भले इसके 50 गए लेकिन उसको मिले भी ना, तो एडिशन रिमेन सेम। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आइसोलेशन का मतलब होता है कि हमें कितने ट्रांजैक्शन को रन करना अलाउड करना है? वी आर अलाउिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शन। वो 1 बाय 1 रन हो रहे कि एट ए टाइम रन हो रहे? एट ए टाइम। फिर भी हम गारंटी दे रहे कि वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक दूसरे के बारे में कोई पता भी नहीं चलेगा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, एंड दे विल रन स्मूथली। लाइकवाइज एक रोड है, रोड पे से मल्टीपल व्हीकल एट ए टाइम जाते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर एंड विदाउट कोलाइडिंग ऑन ईच अदर, ठीक है। सो आइसोलेशन का मतलब होता है कितने ट्रांजैक्शन एट ए टाइम रन हो रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे कि नहीं हो रहे? यस, दे आर रनिंग विदाउट कोलाइडिंग विद वो ईच अदर। इसी को बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? आइसोलेशन। लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। एक बार ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आ गया, अब वो आउटपुट परमानेंटली अवेलेबल रहना चाहिए कि गायब हो जाना चाहिए?
यस, जैसे आपने अगर मुझे फीस भेजी है, वो मेरे अकाउंट में अगर मैसेज आ गया, ठीक है, वंस आई रिसीव्ड अ मैसेज दैट कैन नॉट बी अंडर। हाँ, मैं आपको वापस भेजू वो बात अलग है, लेकिन आप आपके तरफ से उसको रिवर्स कर सकते क्या? नहीं। मतलब वंस द ट्रांजैक्शन इज डन द इफेक्ट इज परमानेंट, वो परमानेंटली सेव हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? पढ़िए आप वो सेंटेंस ड्यूरेबिलिटी का, पढ़ लिया? उसका इफेक्ट कैसा रहेगा? वंस ट्रांजैक्शन इज डन, परमानेंट हो जाएगा। एम आई राइट? ये एग्जाम्पल तो देखा ही था हमने, $50 ट्रांसफर करने का। अब वो चारों प्रॉपर्टीज इस ट्रांजैक्शन में क्या मतलब होता है वो बताया गया है। कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले ए प्लस बी की सम और ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद ए प्लस बी की सम क्या होनी चाहिए? ये अगर होता है तो आपका डेटाबेस कैसा है? कंसिस्टेंट। एटॉमिसिटी कितनी स्टेप होनी चाहिए? आइदर ऑल 6 और 0। आइसोलेशन 2, 3, 4, 10 कितने भी ट्रांजैक्शन एट ए टाइम रन होंगे, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। ड्यूरेबिलिटी, एक बार ये ए का बैलेंस 50 से कम हुआ और बी का 50 से बढ़ा तो वो इफेक्ट कैसा रहना चाहिए? परमानेंट। वो इफेक्ट परमानेंट रहना चाहिए, दैट इफेक्ट शुड नॉट बी लूज, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजैक्शंस के स्टेट। क्या के स्टेट? ट्रांजैक्शन के। सो ट्रांजैक्शन के 5 स्टेट होते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर ऑफ ट्रांजैक्शन? देयर आर 5 स्टेट। कौन से 5 स्टेट? आई एम टेलिंग यू वन बाय वन। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेट डायग्राम ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का, ट्रांजैक्शन का क्या है ये? स्टेट डायग्राम। एक्टिव का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन अभी चल रहा है, रनिंग। पार्शियली कमिटेड का मतलब है लास्ट स्टेप रन हो चुकी है 6 नंबर की, बट अभी सेव होना बाकी है। इट्स लाइक दैट, यू रीच टू द ट्यूशन और यू रीच टू द कॉलेज, बस व्हीकल पार्क करके अंदर जाना अभी बाकी है। कमिटेड यानी वो भी हो गया सेव, फाइनल सेव। एक बार कॉलेज के रूम में एंट्री कर लिया कि अब बीच पीरियड में से घर पे वापस जाना पॉसिबल नहीं है। नाउ यू आर डिपॉजिटेड अप टू 6 PM, राइट? फेल्ड, फेल्ड का मतलब कि आप निकले वडगांव से गाड़ी लेके और स्टेट बैंक स्क्वायर में आके या कॉटन मार्केट के पास आके गाड़ी क्या हो गई? फेल। फेल का मतलब अब आपको समझ में आया कि अब तो नॉर्मल रूटीन फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट रीच टू द कॉलेज। जब फेल हो जाते हो तब आप ऑपरेशन को अबॉर्ट कर सकते हो और वापस चले जा सकते हैं घर पे। घर जाने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि ट्रांजैक्शन को फिर से रिस्टार्ट करके दूसरी गाड़ी लेके कॉलेज जाना है या फिर ट्रांजैक्शन को किल कर देना है, राइट? तो एक बार मैं समझाता हूँ। सबसे पहली स्टेप कौन सी है? एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन अभी शुरू है। इट्स लाइक दैट, आप घर से गाड़ी लेके निकले हैं कॉलेज के लिए, आपकी गाड़ी चल रही है, मतलब आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है। पार्शियली कमिटेड, आपका फाइनल ऑपरेशन रन हो गया, मतलब आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग करना शुरू है, ठीक है? तो ये मतलब आप कौन से स्टेट में चले गए? पार्शियली कमिटेड। लगभग लगभग हो ही गया है, अब यहां से फेल होने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है फेल्ड। फेल्ड का मतलब अगर आप घर से निकले थे और कॉटन मार्केट के पास गाड़ी फेल हो गई, ठीक है, सो मतलब आपका ट्रांजैक्शन अभी फेल हो गया। अब आपको पता है अब तो मुझे पहला पीरियड मिलने वाला नहीं है। नाउ नॉर्मल ऑपरेशन इज नो लॉन्गर पॉसिबल, दैट इज फेल्ड। अब फेल्ड के बाद आप ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दोगे। अब आप डिसाइड कर लोगे कि चलो अभी तो ये गाड़ी से तो कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप रोल बैक कर लोगे। अब वही तो दिन भर रहेंगे नहीं आप कॉटन मार्केट में बैठ के, है ना? सो यू नीड टू गो बैक। गाड़ी वहां खड़ी कर दो, ऑटो से जाओ, या जो कुछ करना है, टो करो, कैसे भी करना है आपको। क्या करना पड़ेगा? आप कहा जाना पड़ेगा? वापस घर पे जहां से आए थे, रोल बैक, ठीक है? अब जब आप घर पहुंच जाओगे तो आपके पास अब दो ऑप्शन। एक तो ट्रांजैक्शन को रिस्टार्ट करिए, दूसरी गाड़ी होंगी घर पे तो निकलिए, दूसरा तीसरा पीरियड मिलेगा तो मिलेगा, राइट? या फिर फर्दर ये ट्रांजैक्शन को
किल कर दीजिए, चलो आज जाएंगे ही नहीं कॉलेज में, वो प्रोबेबिलिटी तो सेकंड की ज्यादा है ना। एंड लास्ट स्टेप क्या होती है? कमिटेड। कमिटेड तभी होती है अगर आप पार्शियली कमिटेड में पहुंच गए, तो उसके बाद ही कमिटेड आ सकता है। आप कॉलेज में पहुंच गए थे तो ही फिर आप रूम के अंदर जाके बैठ सकते हैं। गेटिंग? तो कमिटेड यानी पूरा सक्सेसफुली हो गया है, आंसर भी से हो गया है, एवरीथिंग इज डन। गेटिंग? कितने स्टेट होती है फिर ट्रांजैक्शन में? कितने स्टेट होते हैं? यस, ट्रांजैक्शन एज हाउ मेनी स्टेट? 5 मेनी स्टेट, राइट। पहली स्टेट कौन सी? मतलब ट्रांजैक्शन चल रहा है, आप घर से कॉलेज की तरफ गाड़ी से आ रहे हैं, सब स्मूथ चल रहा है। कॉलेज के कैंपस में पहुंच जाना और पार्किंग के लिए लग जाना यानी पार्शियली पार्किंग भी हो गई, कॉलेज में जाके बैठ भी गए, लेक्चर भी शुरू हो गया यानी कमिटेड। लेकिन कॉटन मार्केट में गाड़ी बंद पड़ गई तो फेल्ड। फेल्ड के बाद क्या करना पड़ता है? अबॉर्ड, वापस घर पे जाओ। और अबॉर्ड करने के बाद कौन से दो ऑप्शन आते हैं? रिस्टार्ट और किल द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टॉपिक खत्म होता है। विच टॉपिक इज ओवर? अगर हम ओवरऑल देखे जाए तो इस यूनिट में क्या क्या खत्म हुआ? इस यूनिट में पहला टॉपिक खत्म हुआ डेटाबेस सिक्योरिटी। दूसरा टॉपिक खत्म हुआ डेटाबेस यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तीसरा टॉपिक खत्म हुआ प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस, जिसमें हमने ऑथराइजेशन, प्रिविलेजेस, ग्रांट और रियोग देखा। चौथा टॉपिक खत्म हो गया ट्रांजैक्शन। अभी सबसे डिफिकल्ट टॉपिक अब है, दैट इज डेटाबेस बैकअप। विच टॉपिक इज देयर? डेटाबेस बैकअप। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। ओके, चलिए देखते हैं डेटाबेस बैकअप क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ बैकिंग अप द ऑपरेशनल स्टेट, आर्किटेक्चर एंड स्टोर डेटा ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो डेटा है उसको बैकअप लेना है, हमें क्या करना है? डेटा को बैकअप लेना है। बैकअप लेने का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना। बैकअप लेने का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट कॉपी को तैयार करना यानी बैकअप। जैसे कि मेरे लैपटॉप में ये नोट स्टोर है, ठीक है। हो सकता है मेरे लैपटॉप के फाइल्स करप्ट हो जाए, वायरस आ जाए, है ना। या हो सकता है मैं कभी लैपटॉप घर पे भूल जाऊं, या हो सकता है मेरा वो फोल्डर डिलीट हो जाए। तो फिर मुझे वो डेटा कहाँ से मिल सकता है? बैकअप से। बैकअप यानी क्या? मैंने मेरे नोट्स के फोल्डर का बैकअप कहीं और पेन ड्राइव में या स्कूल के पीसी में या कहीं और मोबाइल में वगैरह लेके रखना चाहिए। तो बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी। बैकअप का मतलब डुप्लीकेट कॉपी। और डुप्लीकेट कॉपी की जरूरत कब पड़ती है हमें? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन द डुप्लीकेट कॉपी इज रिक्वायर्ड टू अस। बताइए कब जरूरत पड़ती है? जब ओरिजिनल कॉपी करप्ट हो जाए या लॉस्ट हो जाए तो ही। ये डायग्राम है जो बैकअप के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, बैकअप इज अ वन टाइम प्रोसेस और इट इज अ फ्रीक्वेंट प्रोसेस। यस, क्योंकि आप डेटाबेस डेटा में चेंज करते रहते हो ना। जैसे बैंक का एग्जांपल लीजिए ना, बैंक ने आज बैकअप ले लिया, हो गया क्या काम? कल भी लेना पड़ेगा, परसों भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रोज ट्रांजैक्शन हो रहे तो रोज डेटाबेस के वैल्यू चेंज हो रहे। तो बैंक एक बार बैकअप लेगा कि मल्टीपल टाइम्स? यस, बैंक विल टेक बैकअप, बैंक विल टेक बैकअप मल्टीपल टाइम्स। जैसे दिख रहा है, डेटाबेस क्रिएट हुआ, कुछ समय बाद पहला बैकअप हुआ, कुछ समय बाद दूसरा, कुछ समय बाद। तो बैकअप इज अ फ्रीक्वेंट प्रोसेस, लेते रहना पड़ेगा बैकअप आपको, बराबर है। तो बैकअप की कंसेप्ट समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन। बैकअप का मतलब आपके पास जो डेटा है उसकी डुप्लीकेट कॉपी कहीं तो भी करके रख दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड बैकअप। वो काम कब आएगा? जब ओरिजिनल कॉपी करप्ट हो जाए, जब या ओरिजिनल कॉपी गायब हो जाए, तब आपको क्या का काम आएगा? जो बैकअप में जो कॉपी आपने लेके रखी थी, दैट कैन बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल डेटा। ये डायग्राम दिखा रहा है, बैकअप एक बार लेंगे कि बैकअप मल्टीपल टाइम्स लेना है? क्यों मल्टीपल टाइम्स लेना है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टेकिंग बैकअप मल्टीपल टाइम्स? क्योंकि डेटा चेंज होता है, डेटा अपडेट होता है। तो आपको जैसे जैसे डेटा अपडेट होगा आपको बैकअप
लेते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम हर सेकंड को बैकअप लेंगे। अगर बैंक है तो हम दिन में 2 बार बैकअप लेंगे, सपोज एक बार लंच टाइम के बाद लेंगे और एक बार फाइनल ऑपरेशंस के बाद लेंगे। इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ बैकअप क्यों लेना चाहिए? अगर आपका डेटाबेस फेल होता है, अगर गलती से डेटाबेस के अंदर की वैल्यू डिलीट हो जाती है, आपका मीडिया, मीडिया यानी जिसमें डेटा स्टोर है, हार्ड डिस्क इज अ मीडिया, पेन ड्राइव इज अ मीडिया, सीडी इज अ मीडिया, वो करप्ट हो जाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाती है, या सॉफ्टवेयर फेलिवर्स हो जाते हैं, तो आपका डेटा चला जाएगा ना। तो फिर वो वापस कहाँ से ला सकते हैं? व्हाट इज द ओनली चॉइस अवेलेबल टू यू? यस, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? बैकअप। अगर बैकअप है और ओरिजिनल डेटा गया तो फिर आपको टेंशन है क्या? नहीं, क्योंकि आप बैकअप से उस ओरिजिनल डेटा को फिर से रिस्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है, बैकअप से डेटाबेस की क्या बढ़ती है? रिलायबिलिटी एंड, रिलायबिलिटी यानी ट्रस्ट। मुझे पता है ये फेल भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास अल्टरनेट कॉपी है, दैट इज रिलायबल, ट्रस्टेड। आपको पता है आपके गाड़ी में अगर स्टेपनी लगी है तो आपको पता है कि चलो ये एक टायर फेल पंचर भी हो गया तो भी मेरा काम रुकने वाला नहीं, हाँ मैं 20 एक मिनट से डिले हो जाऊंगा टायर चेंज करने तक लगने वाला समय, बट स्टिल आई एम कंफर्टेबल। बराबर है। अगर आपको पता है स्टेपनी ही नहीं है या स्टेपनी ही पंचर है तो फिर आप ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। अब अगर पंचर हो गया 4 में से 1 तो आप गए काम से। बराबर है। नेक्स्ट, बैकअप ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस फेलियर होने के बाद भी आप डेटा को क्या कर पाए? रिकवर कर पाए। ये एश्योरेंस आपको मिलता है। बैकअप अगर अच्छे तरीके से लिया गया होगा ना तो आपकी रिकवरी की स्पीड और सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा। और बैकअप सही ढंग से नहीं लिया गया होगा तो रिकवरी होगी क्या जल्दी कि टाइम लगेगा? बैकअप अगर ठीक तरीके से नहीं लिया गया होगा तो रिकवरी जल्दी होगी कि टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। 2 टाइप के बैकअप होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। पूरा ही डेटा बैकअप लेना A to Z, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैकअप। और लॉजिकल बैकअप यानी क्या पता है क्या? पूरा डेटा नहीं लेना, एक प्रॉपर रिक्वायर्ड डेटा लेना, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल। सोच समझ के देखिए ना, फिजिकल बैकअप एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज, लॉजिकल बैकअप एक्सट्रैक्ट डेटा यूजिंग SQL फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर इट इन अ बाइनरी फाइल। हम फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक्चुअल डेटा ही आपने बैकअप ले लिया तो वो है फिजिकल। आपने डेटा बैकअप ना लेते हुए उसके क्वेरीज बैकअप लिए वो डेटा जनरेट करने के, क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल, इस टाइप से। मतलब पूरा डेटा ना लेते हुए कुछ इंटेलिजेंट अप्रोच अगर आपने यूज किया तो दैट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल बैकअप, राइट? लॉजिकल बैकअप यूटिलिटी अलाउ DBA टू बैकअप एंड रिकवर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विद इन द डेटाबेस। बहुत बार क्या होता है, मुझे पता होता है कि मेरे पास इतना डेटा है लेकिन इतने से इतना गया तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरे काम का तो इतना ही है। होता है ना ऐसा? आपके पास 100 फोटो है, आपको पता है इसमें से 20 ही मेरे काम के, 80 है, लेकिन गए तो भी मेरा कुछ लॉस होने वाला। तो लॉजिकल बैकअप में आप सिलेक्टेड बैकअप कर सकते हो, फिजिकल में होल एंड सो। बराबर है, ठीक है? डू यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? टाइप्स ऑफ फेलियर। अब बैकअप लेना क्यों चाहिए? तो बैकअप आपको किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है? फेलियर। बैकअप करते क्यों है हम? कि डेटाबेस फेलियर हो जाए, हमारा डेटा चला जाए तो हम बैकअप के थ्रू उस डेटा को क्या कर सकते हैं? तो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डूइंग बैकअप? प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेलियर। तो कौन से फेलियर हो सकते हैं? एक तो फेलियर है हार्ड डिस्क फेलियर। लैपटॉप को ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ के रख, उससे क्या होता है पता है? कि ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर रोटेट होने वाला जो एक ये रहता है उसका हेड, उसमें एक आपके हेयर के बराबर की गैप रहेगी। हम ट्रैवलिंग में लैपटॉप यूज करते, ये करते, तो वो अगर थोड़ा सा भी वाइब्रेट हो गया उसका पॉइंटर, रीडिंग हेड, तो क्या करेगा? उस हार्ड डिस्क को टच करेगा। और हार्ड डिस्क की रोटेशन पता है कि कितनी रहती है? 5200 RPM। मतलब 5200 रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है वो 1 मिनट में। इतनी फास्ट घूमती है, आवाज आता ना?
तो इतनी फास्ट घूमते हुए किसी चीज को अगर उसका हेड टकरा जाए तो उसके ऊपर एक पूरा क्रैश तैयार हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बैड सेक्टर, और फिर डेटा रिट्राइट करना मुश्किल हो जाता है। सो इसको क्या बोला जाता है? हार्डवेयर फेल्यूअर्स, मतलब डिस्क क्रैश हो गई। कौन क्रैश हो गई? यस, दिस इज कॉल्ड डिस्क क्रैश। बैड सेक्टर तैयार हो गया, डिस्क में क्या आ गई? एरर आ गई, बराबर है, हार्डवेयर फेलियर हो गया। ये सब, इससे भी आपका डेटा जा सकता है। और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? सॉफ्टवेयर भी फेल हो सकता है, बराबर है ना। देखो, हार्ड डिस्क अपने भरोसे तो डेटा दिखा नहीं सकती। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर आपको डे टू डे लाइफ में कंपेयर करना है, तो आपके बॉडी पार्ट्स यानी हार्डवेयर, और आपका ब्रेन यानी सॉफ्टवेयर। अगर ब्रेन नहीं रहा तो हार्डवेयर कैसा ऑपरेट करता, ये आपको रास्ते में दो चार एग्जाम्पल मिल ही जाएंगे, है ना। हाथ में पेन लेने की जगह अपन पत्थर ले लेंगे, लिखने की जगह हम पत्थर फेंक के मारेंगे, राइट। मतलब अपने बॉडी पार्ट सिंक्रोनाइज काम करेंगे कि एकदम रैंडम रैंडम, बस। तो हार्ड डिस्क भी अपने भरोसे कुछ काम नहीं कर सकती जब तक उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या ना दिए जाए, इंस्ट्रक्शन। अब मान के चलो हार्डवेयर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गया, बराबर है, तो भी आपको डेटा मिलेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों फेल्यूर होने से या दोनों में से एक फेल्यूर होने से भी डेटा जा सकता है। और कैसे जा सकता है डेटा? सिस्टम क्रैश होने से भी डेटा जा सकता है। सिस्टम क्रैश कैसे होंगे मैं बताता हूँ आपको। एक तो इलेक्ट्रिकल पावर फेल्यूर या शॉर्ट सर्किट, या नॅचरल क्लॅमिटीज भी आ सकती है, सुनामी झाला तर आता काय कम्प्युटर घेऊन थोडी पोहणार आहे आपण, है ना, सोडूनच द्यावं लागेल। सो बहुत सारे रीजन है जिससे सिस्टम क्या हो सकती है, क्रैश हो सकती है। कभी कभी क्या होता है पता है क्या, हार्डवेयर भी बराबर है, सॉफ्टवेयर भी बराबर है, लेकिन नेटवर्क ही फेल हो गया। हम बोलते हैं ना, अरे आता रेंजच नाहीये, नेटवर्कच नाहीये, बरोबर आहे ना। म्हणजे तुमचं हार्डवेअर खराब झालं का, सॉफ्टवेअर खराब झालं का? नाही, पण ते चालवण्यासाठी जे नेटवर्क पाहिजे ते फेल्युअर आहे, अशा वेळेस प्रॉब्लेम होतो। मीडिया फेल्युअर, मीडिया म्हणजेच मेमरी, मीडिया म्हणजेच इथे मीडिया वर्ड कोणासाठी आलेला आहे? मेमरीसाठी आलेला आहे। ते फेल्युअर झालं तरी प्रॉब्लेम। अप्लिकेशन सॉफ्टवेअर फेल्युअर म्हणजे हार्डवेअर फेल्युअर हो, सॉफ्टवेअर फेल्युअर हो, सिस्टीम क्रॅश, नेटवर्क फेल्युअर, काही झालं तरी काय होईल? डेटाबेस मधला डेटा जाण्याचे पूर्ण चान्सेस आहे। मग तो गेलाच तर पर्याय एकच आहे, मग काय? बॅकअप, बॅकअप मधून रिस्टोर करणे। तो बॅकअप इज ऑप्शनल और कंपल्सरी? कंपल्सरी, ठीक है। कॉजेस ऑफ डेटाबेस फेलियर, ये फेलियर होते क्यों है, व्हाई दिस फेलियर इज हैपनिंग, हम जानबूझ के तो नहीं करते, फिर ये फेलियर होते क्यों है? एक है सिस्टम क्रैश। सिस्टम क्रैश होने के बहुत सारे फैक्टर है। एकदम पावर सप्लाई बढ़ जाना, वोल्टेज, यूपीएस नहीं लगा रहा और पावर सप्लाई बढ़ गया तो सिस्टम क्रैश हो सकती है। यूपीएस लगा रहा तो रेगुलेट कर लेगा पावर सप्लाई को, है ना। सो सिस्टम क्रैश होना एक रीजन, सिस्टम क्रैश होने का बिगेस्ट रीजन है पावर फेल्यूर। ट्रांजैक्शन फेल्यूर, ट्रांजैक्शन फेल्यूर जनरली हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजैक्शन फेल्यूर इज अ प्रोग्रामिंग फेल्यूर। ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है मतलब, देखो, बीच में एक ही अकाउंट का बैलेंस कट गया लेकिन बी को नहीं गया, तो इसका मतलब हार्डवेयर फेल हुआ, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्राम में हमारे लॉजिकल एरर है, जिसके कारण वो ऑपरेशन उस समय सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। जनरली ये क्यों होता है पता है क्या, ट्रांजैक्शन फेलियर वगैरह? जब अपन मनी सेंड करते हैं, वो घूमते रहता, वो घूमते घूमते बीच में हमारा नेट चले गया पूरी प्रोसेस होने के पहले, या हमारे हाथ से बैक बटन दब गई, राइट, तो आपके मनी डिडक्ट होते लेकिन वो अगले वाले को नहीं जाता, ऐसा होता है। जब भी आप वो घूमते रहता है ना, नीचे ऑप्शन भी एक लाइन भी लिख के आती है, काइंडली डू नॉट प्रेस द बैक बटन, राइट, आता है ना ऐसा। फिर भी अपन ने देख ही लेते ना क्या होता है एक बार करके तो फिर वो बीपी बढ़ाने वाला काम है ना। फिर जब तक वापस नहीं आते पैसे तब तक फिर अपन अपने को ही गालियां देंगे, राइट।
क्यों किया करके। और कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क फेल्यूर। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्क यानी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव फेल्यूर, मीडिया मीडिया यानी वही हार्ड डिस्क पेन ड्राइव मेमोरी रैम रोम, ये सब फेल्यूर से डेटाबेस फेल्यूर हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर, बराबर है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ओके, फायर, साइक्लोन, है ना, उससे भी होता है। केयरलेसनेस, बराबर है। और यस, उसका मतलब क्या होता है, दीज फेलियर्स आर ड्यू टू इंटेंशनल करप्शन। ये लास्ट वाला क्या होता है पता है क्या, जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, है ना, उस कंपनी ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मतलब मुझे क्या बोलते, मैं बस मजबूरी से काम कर रहा था, अब मुझे दूसरी ऑफर मिल गई है। अब जाते जाते मैं इधर के 4-5 फाइल डिलीट करके ही जाऊंगा ना, बराबर है कि नहीं, और मैंने थोड़ी किया सर, पता नहीं। ठीक है, हैकर भी कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन जो है SBOTAG, क्या है प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है इंटेंशनली कोई तो भी आपके डेटा को करप्ट कर रहा है, इंटेंशनली, जानबूझ के। वो इंटरनल पर्सन भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी, बराबर है ना। अब मान के चलो अपने बैच में कोई एक दो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, या उनको लगता अतुल सर अब हमारी कभी नहीं सुनते, बाकी बाकी लोगों ने छुट्टी मांगा तो देते, हमने मांगा तो नहीं देते, बराबर है। वो बैच के आखिरी दिन क्या करके जाएंगे, जानबूझ के चेयर तोड़ेंगे, पता ना लगते हुए, है ना, कुछ तो भी लिख के जाएंगे, अच्छे संस्कृत के वर्ड राइट, चेयर पे चेयर खराब करके जाएंगे, है ना। स्कूल वाले बच्चे क्या करते हैं, फैन तोड़ते हैं, ये होता है कि नहीं ऐसा। सो ये इंटेंशनल था, कैसे था ये, इंटेंशनल, जानबूझ के किया गया है। सो दैट इज द इशू। ये इंटरनल पर्सन भी कर सकता है या कोई एक्सटर्नल भी। तो इन सब चीजों से बचना है, तो एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज बैकअप। और बैकअप के दो टाइप है, फिजिकल एंड लॉजिकल बैकअप। फिजिकल बैकअप देखते हैं। इट इज बैकअप ऑफ फिजिकल फाइल यूजिंग स्टोरिंग एंड रिकवरिंग डेटाबेस सच एज डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, आर्चिव, रीडू लॉग, सब। देखिए, डेटाबेस में सिर्फ डेटा नहीं होता, डेटाबेस में डेटा होता है, उस डेटा से रिलेटेड कुछ कमांड्स होते हैं, डेटा डिक्शनरी यानी उस डेटा के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स होते हैं, सिर्फ डेटा नहीं होता, बहुत सारा डेटा को सपोर्ट, जैसे पिक्चर में सिर्फ हीरो हीरोइन ही रहते हैं क्या? नहीं, सपोर्टिंग एक्टर भी रहते हैं ना, बैक स्टेज एक्टर भी रहते हैं, स्टेज बनाने वाले भी रहते हैं, जो कभी दिखते नहीं पिक्चर में, राइट। उसी तरह सिर्फ डेटा नहीं रहता डेटाबेस में, उस डेटा को सपोर्ट करने वाला बैकग्राउंड डेटा भी रहता है। फिजिकल बैकअप मतलब A to Z सबका बैकअप लेता है, ओके, हीरो हीरोइन, बैकस्टेज आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, सबका बैकअप ले लेना है। गेटिंग, ये कौन सा बैकअप हो गया, फिजिकल बैकअप। एवरी फिजिकल बैकअप इज अ कॉपी ऑफ फाइल स्टोरिंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन टू सम अदर लोकेशन, whether on the disk or some offline storage. So physical backup का मतलब पूरा ही डेटा A to Z, मेन फाइल, सपोर्टिंग फाइल, XYZ फाइल, पूरा बैकअप लेके किसी और हार्ड डिस्क में जाके स्टोर करके रख दो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। लेकिन वो फिजिकल बैकअप उसी लोकेशन पे मत रखना जहां पे ओरिजिनल है। नाही तुम्ही मस्त माझ्या लॅपटॉप मधलं बॅकअप घेतलं छान एका हार्ड डिस्क मधलं, हार्ड डिस्क लॅपटॉपच्याच बॅग मध्ये ठेवलं, आहे ना, लॅपटॉप चोरीला गेला तर सोबत माझ्या बॅकअपचा काही फायदा आहे का, नाही तर बॅकअप घ्यायचं आणि त्या सीपी वरती सीडी ठेवून द्यायची बॅकअप, असं जमणार का, त्याची लोकेशन काय असली पाहिजे, दुसरी, म्हणजे नागपूरच्या ब्रँचचं जर बॅकअप घेतलं असेल तर कुठेतरी आरबीआयच्या मेन ब्रांचला ते बॅकअप ट्रान्सफर झालं पाहिजे, मुंबईला, दिल्लीला, आहे ना। दुसरं बॅकअप, हा, हे व्हायचं आहे पूर्ण, याच्यामध्ये आपण पूर्णच कॉपी बॅकअप घेतो, हे सगळ्यात चांगलं बॅकअप टेक्निक आहे, याच्यात पूर्ण डेटा येतो, पण हे बल्की आहे, टाइम टेकन आहे एवढा डेटा बॅकअप घेणं। दुसरा टाइप कोणता आहे, याच्यात आपण काय करतो माहितीये का, सिलेक्टेड बॅकअप करतो, आवश्यक ते प्रॉपर सिस्टमॅटिक। फॉर एक्झाम्पल टेबल, स्टोअर प्रोसिजर, म्हणजे आपण काय करतो, एक इंटेलिजंटली बॅकअप घेतो, नॉट होल अँड सोल, प्रॉपर,
मे बी आपण डेटा बॅकअप न घेता त्या डेटाला जनरेट करणाऱ्या कमांड्स बॅकअप घेणार. बरोबर आहे ना. म्हणजे आपण काय करणार, पूर्ण 100 MB चा डेटा बॅकअप न घेता ती 100 MB डेटा बनवणारी जी कमांड आपण टाईप केली होती ती कमांडच बॅकअप घ्यायची. म्हणजे तो डेटा गेला तरी आपण ही कमांड 1 MB ची परत रन करू, परत तो डेटा तयार होईल. डू यू गेटिंग? माझं म्हणणं काय, तुम्ही एक कमांड लिहिली इन्सर्ट इंटू सो अँड सो, आणि त्या एक कमांडनी तुमचा 100 MB डेटा स्टोअर झाला. फिजिकल बॅकअप मध्ये तुम्ही काय कराल माहिती आहे, तो 100 MB डेटा बॅकअप घ्याल, ती कमांड आहे बॅकअप. लॉजिकल मध्ये काय घ्यायचं फक्त, ती कमांडच बॅकअप घेऊन ठेवून द्यायची. डेटा गेला तर जाऊ द्यायचा, ती कमांड पुन्हा रन करू 1 MB ची, पुन्हा ती 100 MB डेटा तयार करेल. डू यू गेटिंग? दिस टाइप ऑफ बॅकअप इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल बैकअप. लॉजिकल बैकअप आर यूजफुल सब, बट दोनों में से एक बैकअप लेना इज नॉट अ सोल्यूशन. दोनों के पर्पस, दोनों के यूज, दोनों की यूजेबिलिटी अलग है, तो यू मस्ट टेक बोथ टाइप ऑफ बैकअप. अब बैकअप तो हो गया. मला सांगा, हेल्मेट घातलं, सपोज आता आपण ट्रॅव्हल करताय 200 किलोमीटर हेल्मेट घालून चाललो, ठीक आहे. 200 किलोमीटर पोहोचल्यावर आपल्याला माहित पडलं, अरे आपल्याला म्हणजे गाडीचा इतकं ऍक्सिडेंटही नाही झाला, काहीच नाही झालं, गेलं माझं हेल्मेट वाया, असं होणार आहे का? नहीं. ओके, तो अपन ने बैकअप लिया मतलब सिस्टम फेल होंगी, ये गारंटी है क्या? हम तो बुरा से बुरा सोच के चल रहे कि हो गया तो क्या. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब सब ये जो बुरा सोच के चल रहे थे, आपको हो गया. मतलब आपने जो बैकअप लिया था ये सोच के कि सिस्टम फेल हो गई तो काम आएगा, तो सिस्टम फेल हो गई, तो अब बैकअप में से डेटा को वापस रिस्टोर करना, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज डेटाबेस रिकवरी. Database recovery is the process of restoring data that has been lost, accidentally deleted, corrupted or made inaccessible. एक तो डेटा चला गया है, एक्सीडेंटली डिलीट हुआ है, करप्ट हुआ है, या अब आपको उस डेटा का एक्सेस आपके पास नहीं है, जो कुछ होना है वो हो गया है. तो अब आपको डेटा बैकअप जो किया था उससे डेटा को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर. रिस्टोर के भी दो टाइप होते हैं, या उसको रोल बैक के भी दो टाइप होते हैं. एक होता है, ये डेटा रिकवरी के दो टेक्निक होते हैं. लास्ट टॉपिक है, फिर यूनिट खत्म होता है. वो दो टेक्निक होते हैं, एक होता है रोल बैक और एक होता है रोल फॉरवर्ड. पहले रोल बैक देखते हैं. रोल फॉरवर्ड तो समझने के बाहर का ही काम है, फिर भी देख लेते हैं. The rollback recovery roll back the transaction to the beginning state. It is possible to use before commit. सिंपल आहे. मी 10 रो इन्सर्ट केल्या, 5 रो डिलीट केल्या आणि काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. 15 ऑपरेशन परफॉर्म केल्यावर काय झालं, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. आता माझी इच्छा अशी आहे की मी जिथे होतो तिथे वापस जायचं रे. हे 15 जे बरं वाईट होईल झालं तर झालं, बट आई शुड गो बैक टू माय ओरिजिनल पोजीशन. ये 15 ऑपरेशन करने के पहले की जो पोजीशन थी वो भी मुझे मिल गई, तो आया सैटिस्फाई. तो मैं क्या कर लूंगा फिर, रोल बैक. एक सिंपल आहे, तुम्ही खूप 100-200 पेजचं मोठं डॉक्युमेंट बनवलं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आणि अचानकच काहीतरी गडबड झाली. तुम्ही एकच काम करा, कंट्रोल झेड. बरोबर आहे ना. म्हणजे जे काही झालं असेल ते वापस कंट्रोल झेड, अंडू ऑपरेशन. तो रोल बैक इज दैट ओनली. आपका डेटाबेस बहुत अच्छे स्टेट में था, आपने 10-15 ऑपरेशन किए और कुछ तो भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया. अब आप चाहते हो कि 10-15 ऑपरेशन के बाद जो बड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैं फिर से वही पहुंच जाना चाहिए मैंने जब ये सब कुछ अच्छा था. 10-15 ऑपरेशन में बाद में कर लूंगा, तो आप क्या करेंगे. लेकिन रोल बैक तभी हो सकता है अगर आपने कमिट ना किया हो. तो अगर आपने 15 में से 10 ऑपरेशन होने के बाद कमिट कमांड रन की, तो अब वो जो 10 आपने कमिट किए थे वो रोल बैक. वंस कमिटेड इट कैनॉट बी रोल बैक. ये तो सलमान खान ने भी बोला है, राइट. एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा है ना कुछ, am I right? सो कमिट होने के बाद रोल बैक होता है क्या? नो. रोल बैक टू बी डन बिफोर एनी कमिट ऑपरेशन. So rollback is the simplest way of recovering the wrong data. Okay. Roll forward, ये कोई काम की कंसेप्ट है नहीं. रोल फॉरवर्ड, टू बी फ्रैंक, आपको भी नहीं समझेगा, ठीक है.
फिर भी कोशिश करते कितना समझता है. द अदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस रिकवरी इज रोल फॉरवर्ड. द रोल फॉरवर्ड रिड्यू द चेंजेस मेड बाय ट्रान्झॅक्शन. सरळ सरळ सांगू का, कंट्रोल झेड म्हणजे रोल बॅक. आणि मग तुम्हाला वाटलं अरे नाही ते पहिलेच बरोबर होतं, तर आपण काय करतो पुन्हा रिडू कंट्रोल वाय. सपोज मी चुकीचं टाईप केलं, मला वाटलं अरे हे कॅन्सल करायचं, तर मी काय करणार कंट्रोल झेड. आणि मग वाटलं की अरे नाही नाही तेच तर बरोबर होतं, मग पुन्हा काय करणार कंट्रोल वाय. तो अंडू यानी रोल बॅक आणि रिडू यानी. ठीक आहे. The other form of database recovery is roll forward. The roll forward redos the changes made by the transaction after the committed transaction and override the changes value once again to ensure consistency. कभी कभी हमें लगता है कि अरे हमने गलत रोल बैक कर लिया है, तो आप फिर से रोल फॉरवर्ड कर सकते हो. If a hard disk fail, मतलब कुछ कुछ सेंटेंस अब इसमें के ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जो मतलब जिसका कहीं कोई रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन आपके रेफरेंस बुक में है तो हमने लिया है. इफ अ हार्ड डिस्क फेल, then roll forward is performed to restore the database to the point in the time of the disk failure. इसका मतलब क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको. मान के चलिए आपने 8:30 पे एक बैकअप लिया था. ओके. इफ द हार्ड डिस्क फेल, और सपोज 8:40 को आपकी हार्ड डिस्क फेल हो गई. कितने को फेल हो गई? 8:42 को फेल हो गई. तो आपके पास तो ये 12 मिनट का डेटा बैकअप नहीं है. आपने बैकअप कब लिया था? 8:30. फेलियर कब हो गई? तो आपके पास 8:30 के पहले का तो डेटा बैकअप है, 8:30 के बाद में का. तो रोल फॉरवर्ड क्या करता है, 8:30 के बाद के जो कमांड्स है उसको रीडू कर सकता है, फिर से रन कर सकता है, ताकि वो जो 12 मिनट का ऑपरेशन हुआ था वो फिर से परफॉर्म हो जाए और उतना डेटा हमें जनरेट करके मिल जाए. बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. ये सिस्टम डिपेंडेंट होता है रीडू ऑपरेशन. बराबर है. ऐसे सब जो अनसेव्ड काम है वो भी अब अगर फिर से रीडू होना शुरू हो जाए हर ईच एंड एवरी केस में, तो फिर डेटा लूज होने की तो किसी को तकलीफ ही नहीं रहेगी. तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज अ सिस्टम डिपेंडेंट एंड इट मे नॉट बी परफॉर्म एवरीवेयर. राइट. रोल फॉरवर्ड कैपेबिलिटी कैन बी डिसरिगार्डेड बाय. हाँ देखो, रोल फॉरवर्ड मैंने पहले ही बोला, इससे कोई बड़ा फायदा आपको नहीं मिलता. और अगर आपने रोल फॉरवर्ड को एनेबल किया तो आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस जरूर स्लो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो हर कमांड को ऐसे स्टोर रखता है कि आप उसको रोल फॉरवर्ड. एक एग्जांपल जैसे देखो ना, अभी अगर मान के चलो ये वर्ड की फाइल में कुछ चेंज कर रहा हूँ बिना सेव करे भी, मेरा लैपटॉप शटडाउन हो गया ना, जब आप रिस्टार्ट करते हो तो वो दिखाता है ऑटो सेव ऑप्शन, ये सेव था. दैट वी कैन कंसिडर एज अ रोल फॉरवर्ड फैसिलिटी. मैंने तो सेव नहीं किया था ना, फिर भी उसने बचा लिया. अब उसको कैसे क्या समझा कि जब बाय मिस्टेक लैपटॉप बंद हो गया तो इसको सेव करके रखना, मतलब कहीं ना कहीं मेरे लैपटॉप में या आपके लैपटॉप में रोल फॉरवर्ड एनेबल्ड है, बट दैट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर कोई ऐसी सर्विस आपके लैपटॉप में बैकग्राउंड में चल रही है तो वो आपका पावर से लेके सीपीयू पावर तक, मेमोरी तक कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा है, बैकग्राउंड में रन हो रहा है ना वो, तभी तो उसने ऑटोमेटिक ये सब कर लिया. तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको लॉस के चांसेस, ऐसा बीच में लैपटॉप बंद होने के चांसेस अगर 0.1% है और वो रिसोर्सेस 10% कंज्यूम कर रहा है, तो फिर आपने रोल फॉरवर्ड की फैसिलिटी एनेबल रखना है कि डिसेबल रखना है. दिस इज अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यू. राइट. व्हाट आई एम सेइंग कि आपको तो पता है लैपटॉप ऐसा बीच में बंद होने के चांसेस 0.1% है, और बंद हो जाए तो रोल फॉरवर्ड करने के लिए जो हम रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड में प्रोसेस रन कर रहे हैं, वो मेमोरी पावर बैकअप 10% खा रहा है. तो आप ये डिसीजन ले सकते कि मैं रोल फॉरवर्ड को क्या कर दूं, डिसेबल नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है. तो आप फिर चेक बॉक्स निकाल सकते हो और वो डिसेबल कर सकते हो. रोल फॉरवर्ड इज रियली अ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड नॉट समथिंग मोस्ट डेवलपर आर इंटरेस्टेड इन. मैंने पहले ही बोला
हर कोई रोल फॉरवर्ड के पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। In order to utilize this function, you would need to keep database backup and logs that are in the synchronized with each other. Okay. तो ठीक ठाक आप लिख सकते हो एग्जाम लायक, ताकि ऐसे कोई काम की फंक्शनलिटी नहीं। जितना आज हुआ उसको रिवाइज करते हैं, हमारे पास इस यूनिट का पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा फिर, ठीक है। Then we can take a call whether to start new subject or not right now. Let's see. आज हमारा टॉपिक क्या था? सबसे पहले ट्रांजैक्शन। एक स्टेप हो, 10 स्टेप हो या 200 स्टेप, यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि डीएमएल में लिखा जाता है। ट्रांजैक्शन बिगिन वर्ड से शुरू होता है और एंड वर्ड से खत्म होता है। ट्रांजैक्शन में मेन तौर पे 2-3 काम किए जाते हैं: डेटा को एक्सेस करना, डेटा को अपडेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना। ऐसे काम ट्रांजैक्शन में होते हैं, डीएमएल के काम। अब वो ट्रांजैक्शन अच्छा ट्रांजैक्शन माना जाएगा जो कितने प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होगा? 4, ACID। एटोमिसिटी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन में अगर 6 स्टेप है तो एक तो 6 के 6 पूरे रन होने चाहिए, नहीं तो 0। अब अपन तो कोई इंद्रदेव है नहीं कि ये पूरा अपने हाथ में है। तो अगर 3 स्टेप बाद ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो क्या करेंगे? तो रोल बैक करेंगे। क्या करेंगे? और वापस 0 पे चले जाए। कंसिस्टेंसी, ए और बी के अकाउंट के एडिशन ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले और ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद सेम रहनी चाहिए। आइसोलेशन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट ए टाइम रन होनी चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। ड्यूरेबिलिटी, जो फाइनल आउटपुट आता है वो परमानेंटली सेव होना चाहिए। ये ट्रांजैक्शन का एग्जांपल था। ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में $50 शिफ्ट किए गए। ट्रांजैक्शन के स्टेट, ट्रांजैक्शन रन हो रहा है मतलब लास्ट स्टेप तक पहुंच गए यानी, और कमिट सेव भी कर दिया यानी, बीच में बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो गया और अब नॉर्मल पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना तो फेल्ड। फेल्ड के बाद अबॉर्ट। फेल्ड के बाद आपके पास 2 चॉइस रहते हैं एक्चुअली, एक तो किल द ट्रांजैक्शन या रिस्टार्ट। फिर हमने देखा था डेटाबेस का बैकअप। कुछ गलत हो जाए तो आपका डेटाबेस लॉस्ट हो सकता है, फिर आप चाहते हो कि जो डेटा हमारा लॉस हुआ उसको कहीं किसी और वे से हम वापस लेके आए, तो उसके लिए आपको क्या रखना जरूरी है? डेटाबेस का बैकअप। बैकअप इज नथिंग बट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर डेटा stored at some another location. Backup is a one-time process or it is a continuous process? Continuous. बैकअप के बहुत सारे एडवांटेज है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ही लिख सकते हैं। रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस हो गया तो वापस ला सकते, बहुत कुछ लिख सकते। अब ये बैकअप लेना क्यों? तो रीजन है फेल्यूर्स। फेल्यूर्स हो सकती है, इसलिए आपने क्या लेना चाहिए? बैकअप। हार्डवेयर फेल्यूर हो सकता है, सॉफ्टवेयर फेल्यूर हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकती है, नेटवर्क फेल्यूर हो सकता है, मीडिया यानी मेमोरी फेल्यूर हो सकती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी फ्रंट एंड व्यू लेवल, 3 लेवल होते हैं ना उसमें की व्यू लेवल फेल हो सकती है। इन किसी भी केस में आपको आपका डेटा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या चाहिए आपके पास? बैकअप। ये क्यों फेलियर होते हैं? तो सिस्टम क्रैश हो सकती है, ट्रांजैक्शन फेलियर से भी ये डेटा फेलियर हो सकता है, कभी नेटवर्क डाउन रह सकता है, कभी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, मीडिया खराब हो सकता है, कभी नेचुरल डिजास्टर फ्लड वगैरह आ सकता है, केयरलेसनेस हो गया, कोई इंटेंशनली डिलीट कर देगा, ये सब हो सकता है। फिर बैकअप के कितने टाइप है? 2, फिजिकल एंड मेन डेटा, डेटा के सपोर्टिंग फाइल्स, सब A to Z आपने बैकअप ले लेना, यानी ये सबसे मोस्ट प्रॉपर बैकअप होता है, लेकिन टाइम टेकन, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। और अगर आप मेन डेटा और डेटा को जनरेट करने वाले कमांड्स इस तरीके का बैकअप लेंगे तो लॉजिकल बैकअप। अब आपका डेटा लॉस हो ही गया और आप ट्रबल में फंस ही गए, तो वापस कैसे आएंगे? डेटाबेस रिकवरी। इसमें आप डेटा को क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस रिकवरी की कुछ टेक्निक है: रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड। रोल बैक का मतलब Ctrl+Z, अंडू। तुम्ही काही चुकीचं केलं आणि तुम्हाला वाटत आहे अरे हे तर चुकलं आपलं, आपण ओरिजिनल स्टेटवर गेलं तरच बरं, तर काय करायचं? रोल बॅक। ओरिजिनल स्टेटवर चालेल, पण रोल बॅक तेव्हाच होऊ शकते जर काय नसेल केलं तर कमिट। आणि दुसरं ऑपरेशन काय? रोल फॉरवर्ड इज लाइक रीडू। रोल बैक यानी अंडू, Ctrl+Z, roll forward यानी redo, Ctrl+Y. So this is how this unit is over. I would like to show you whether it covers everything from your syllabus
or not. This is your syllabus. This is your unit number 5. You let me know if we have skipped anything. डेटाबेस सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन लिया हमने, डेटाबेस सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स लिए, टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर लिए, ओके, यूजर क्रिएट, अल्टर और डिलीट करने के कमांड्स लिए हैं हमने। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस में हमने प्रिविलेजेस देखे, सिस्टम प्रिविलेजेस, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, ग्रांटिंग, रियोकिंग, ग्रांट कमांड, रियोक कमांड। ट्रांजैक्शन में हमने उसकी डेफिनेशन देखी, 4 प्रॉपर्टीज देखी और स्टेट की डायग्राम देखी। डेटाबेस बैकअप में हमने टाइप ऑफ फेल्यूर्स देखे, फेल्यूर क्यों होते हैं उसके कॉजेस देखे। डेटाबेस बैकअप देखा, 2 टाइप के बैकअप देखे, फिजिकल एंड, और रिकवरी में हमने रिकवरी मतलब क्या और रोल फॉरवर्ड और रोल बैक, एवरीथिंग वी हैव completed. Okay, thank you.